पूरी क्लास एक फिजिकल स्ट्रेंथ एग्जाम दे रही है। इसे पास करने के लिए सभी ने टीचर से स्टिमुलेंट्स खरीदे। हमारे एमसी को छोड़कर सभी ने। वह बस उन महंगे स्टिमुलेंट्स को खरीद नहीं सकता था। जब एग्जाम शुरू होता है तो बाकी लोग मैजिक रिस्ट वेट्स के साथ बेयरली 30 पुलअप्स कर पाते हैं। वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन यह उनकी लिमिट है। जब हमारे एमसी की बारी आती है तो टीचर स्टिमुलेंट्स न खरीदने का बदला लेने का फैसला करता है और मैजिक ब्रेसलेट्स पर वेट कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन वह एमसी को नहीं रोक पाता है। वह आसानी से 100 पुलअप्स करता है, जिससे बाकी सभी ह्यूमिलिएट हो जाते हैं। उन्हें बस समझ नहीं आता कि यह ब्रोक लूजर उन सब से आगे कैसे निकल गया। और यहाँ बताया गया है कि उसे यह स्ट्रेंथ कैसे मिली। जो भारी डेट वाला एक बॉटम ऑफ द बैरल ई रैंकर था। अपने निराशाजनक जीवन को ठीक करने के लिए उसने आखिरी काम एक डीमन को समन करना था जो उसे अमीर और शक्तिशाली बना सके। हालांकि डेविल के साथ डील ऐसे नहीं होता है। जब आसमान से एक बिजली गिरती है और उसकी पैथेटिक जिंदगी को वहीं खत्म कर देती है, तो वह यह बात मुश्किल से सीखता है। कुछ ही देर बाद वह दिमाग सुन्न कर देने वाले हेडेक के साथ उठता है, क्योंकि उसके पास अभी भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट खत्म करना बाकी है। जब हमारा लड़का अपनी रिफ्लेक्शन देखता है तो वह अपने ही चेहरे से पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। आसमान में विशाल सफेद पेड़ को देखते हुए वह सोचता है कि आखिर चल क्या रहा है। तभी एक मिस्टीरियस बीइंग उसे समन करने के लिए बधाई देता है और उसे ठीक 3 विशेस देता है। इससे वह एक पल के लिए घबरा जाता है और आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसे किसी और वर्ल्ड में भेज दिया गया है। पहले वह सोचता है कि वह किसी इसेकाई स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है और उसे 3 विशेस देने वाली तैरती हुई बुक एक विश ग्रांटिंग गोल्ड फिंगर है। 3 विशेस को बहुत कम समझते हुए उसे एक बिग ब्रेन आइडिया आता है और बोल्डली अपने पहले रिक्वेस्ट के रूप में 10 विशेस मांगता है। यह सुनकर डिमोनिक बुक एक्साइटेड हो जाती है जब वह जल्दी से पकड़ लेती है कि यह उसका असली समनर नहीं है। यह महसूस करने पर कि जो के शरीर में एक नई सोल आ गई है, डीमन अपने असली रूप में बदल जाता है। हमारा लड़का उस मॉन्स्टर को देखकर कंफ्यूज्ड भी है और उसकी पैंट्स वेट हो रही है, जो उसे बताता है कि उसने बॉडी की ओरिजिनल सोल को खा लिया था और उसे इस पर कब्जा करना था। वह जल्दी से महसूस करता है कि उसे गलत वर्ल्ड में भेज दिया गया है। वह जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने की कोशिश करता है। फिर भी डीमन अपनी उंगलियां चटकाता है और इंस्टेंटली उसके शरीर को आग लगा देता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बारे में सोचने मात्र से उसे अंतहीन हेलिश पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। उसकी चीखें सड़कों पर गूंजती हैं और डीमन सोचता है कि अब नॉनसेंस को खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि लड़का वास्तव में उतना ही पैथेटिक था जितना उसने सोचा था। तभी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आए हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक आइडिया आता है। वह दावा करता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं माना जाएगा यदि डीमन की पनिशमेंट के कारण उसके लिए अपना काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक मियर ह्यूमन को उससे नेगोशिएट करने की कोशिश करते सुनकर डीमन इंट्रीग्ड होता है। जो मुस्कुराता है, कहता है कि अगर यह संभव होता तो वह पहले ही फोर्स से उसके बॉडी पर कब्जा कर चुका होता। वह कॉन्फिडेंटली दावा करता है कि यह उसकी विल पावर का सिर्फ एक टेस्ट था और उसने खुद को मोर देन वर्दी साबित कर दिया है। उसके इस बोल्ड स्टेटमेंट से डीमन क्रैकअप हो जाता है और वह घोषणा करता है कि वह डेविल के साथ डील करने के बारे में सोचने वाला पहला इंसान है। अचानक उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिलता है और डीमन उसे एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए सहमत हो जाता है यदि वह सिर्फ अपनी एक विश पूरी कर लेता है। हालांकि वह कमीना उसकी पहली विश को 1000 और विशेस प्राप्त करने की विश भी बना देता है। डीमन उसे यह कहकर परेशान करता है कि उसके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वह लगभग मर चुका है। कोई चॉइस न होने पर वह अपने नए बॉस को बताता है कि डील हो गई है और कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी सोल दांव पर लगाकर साइन करता है। अगली सुबह वह आखिरकार अपने अपार्टमेंट पहुंचता है, पूरी रात कुत्तों के हमले के शिकार एक ड्रग एडिक्ट की तरह भागता दौड़ता हुआ। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही उसके नए बॉस ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन वह इसे सकअप करने का फैसला करता है, क्योंकि वह वैसे भी लगभग एक स्लेव है। जैसे ही वह अपार्टमेंट में प्रवेश करता है, वह देखता है कि जगह पूरी तरह से रन डाउन है और अंदर कोई नहीं है। अचानक वह खून से साइंड एक डेथ नोट उठाता है और सोचता है कि उसके परिवार में क्या गड़बड़ी है। तभी वह पीछे से एक तेज आवाज सुनता है और उसके सिर के पिछले हिस्से में एक मेटल बैट से वार होता है। रूड इंट्रूडर उसे अपने कॉल्स इग्नोर करने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसका पार्टनर उसे बच्चे को पीट पीट कर मार डालने से मना करता है। उसका दोस्त उसे चेतावनी देता है कि बच्चा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वह एक ऑरेकल है। कंफ्यूज्ड और फ्यूरियस हमारा हीरो उन लोगों से पूछता है कि वे कौन हैं, और ब्लॉन्ड गाय पोलाइटली उसकी छाती पर एक ब्रूटल किक मारता है, पूछता है कि उसकी यूजलेस हैक जैसी माँ कहाँ है। फिर वह लड़का उसे एक स्टूपिड मॉम रखने के लिए बुरा भला कहता है, जो उसी की तरह अपने डेड बीट सन के लिए डेट्स चुकाने की कोशिश में खुद को जला डालती है।
उसे मजा आता है कि उसकी माँ को यह एहसास नहीं है कि वह हमेशा गार्बेज रहेगा और उसे और उसकी माँ दोनों को वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन कहता है। अचानक जो को अपने बचपन का वह समय याद आता है जब उसने अपनी माँ से कहा था कि वह अब लूजर नहीं बनना चाहता। उसने एक नाइटमेयर देखा जहां उसकी माँ इतनी हार्ड वर्क करती है कि एग्जॉस्शन से मर जाती है और अंदर ही अंदर चिंतित होता है कि शायद एक दिन ऐसा हो सकता है। जब उसने पूछा कि अगर वह एक ऑरेकल के रूप में अवेकन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसकी माँ ने छोटे चैन को चिंता न करने के लिए कहा। उसने कहा कि भले ही पूरी दुनिया नीचे चली जाए, वह हमेशा उसके लिए मौजूद रहेगी और उसे खुद पर कॉन्फिडेंट रहने के लिए कहा। प्रेजेंट में वापस आकर वह फायर्ड अप हो जाता है और कहीं से भी लाइटनिंग स्पीड पंच ब्लॉन्ड गाय के चेहरे पर मारता है। जबकि वह स्कमबैग ब्लोन अवे होता है, उसका पार्टनर एक तेज थड सुनता है और उसे बच्चे को मारने से पहले रुकने के लिए कहता है, केवल यह देखने के लिए कि उसका बॉडी ठीक पास से उड़ जाता है। धूल हटने के बाद उसका चेहरा इतना खराब दिखता है कि प्लास्टिक सर्जरी भी उसे ठीक नहीं कर सकती। यह देखकर बाकी दोनों उसके ऑरा में अचानक बदलाव को घूरते हैं और सोचते हैं कि उसे रियल टाइम में एक ब्रेक थ्रू मिला है। इस बीच हमारा लड़का उन्हें अपनी सबसे ठंडी स्टेयर दिखाता है और उन कमीनों को अपने गंदे मुंह बंद करने के लिए कहता है। ई रैंक ब्रैट को सबक सिखाने की जरूरत का फैसला करते हुए वह गून जून से कहता है कि अब उसे 1 या 2 लेग तोड़कर सेंस सिखाने का समय है। हमारा लड़का समझ जाता है कि वे उसकी पावर के बारे में बात कर रहे हैं और सोचता है कि वे शायद वैसे भी उससे हायर लेवल के हैं। जैसे ही जून अपनी पाइप ओवरहेड से नीचे झोंकता है, जो उसे स्लो मोशन में चलता हुआ देखता है और आसानी से रास्ते से हट जाता है। फिर वह गोरिल्ला के ठीक पीछे एक जेंटल टच के साथ उसके चेहरे पर अपने घुटने से हमला करता है। उसकी सैवेज किक उस मूर्ख को हवा में उड़ा देती है। उसके बाद उसका पार्टनर पीछे से हमला करता है, जबकि सोचता है कि एक मियर ई रैंक इतना एजाइल कैसे हो सकता है। वह आदमी सोचता है कि जो उसे नहीं देख सकता है, इसलिए वह रिब्स को तोड़ने का लक्ष्य रखता है। हालांकि उसे इसके बजाय एक राउंड हाउस किक से अपनी रिब केज नष्ट करवानी पड़ती है। जैसे ही उसे पिछली रात के ट्रैश की तरह बाहर फेंक दिया जाता है, वह आदमी विश्वास नहीं कर पाता कि आखिर हो क्या रहा है। वह आदमी हमारे लड़के से मर्सी के लिए भीख मांगता है क्योंकि वह केवल लिनू के ऑर्डर्स पर लोन मनी कलेक्ट करने आया था। यह सुनकर वह लोन शार्क को अपने बॉस को बताने के लिए कहता है कि उसे उसका पैसा उचित समय में मिल जाएगा, इसलिए उसे शांत होने और उसकी जिंदगी से दूर हो जाने की जरूरत है। गूंस उसके शब्दों पर कांपते हैं और जल्दी से सामने के डोर से बाहर निकल जाते हैं। तभी जो डीमन से पूछता है कि क्या वह वहां है, और गोल्डफिंगर सरप्राइज्ड है कि एमेटर उसकी प्रेजेंस को सेंस कर पाया। वह जवाब देता है कि वह उसके शरीर के माध्यम से उसकी पावर सर्जिंग स्ट्रांगली को महसूस कर पा रहा था और डीमन उसे हेल्प के लिए ग्रेटफुल होने के लिए कहता है। हमारा लड़का एक्साइटेडली उसे बटर अप करता है और उसे बॉस कहकर बुलाता है और कहता है कि अगर वह उसकी पावर बोरो करता है तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। यह डीमन को इरिटेट करता है क्योंकि एक पेजेंट मॉर्टल को उस पावर का उपयोग करने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए, जो अगर वह अपनी लिमिट से अधिक उपयोग करता है तो आसानी से उसका जीवन समाप्त कर सकती है। वह यह सुनकर शॉक्ड होता है और अपने बॉस से पूछता है कि अगर वह काफी स्ट्रांग नहीं है तो वह उसकी विशेस कैसे पूरी कर सकता है। गोल्डफिंगर उसे अश्योर करता है कि वह रिवॉर्ड से स्ट्रांगर बनेगा, लेकिन उसे वार्न करता है कि अभी के लिए उसकी पावर का उपयोग करने के बारे में भूल जाए। हमारा हीरो यह सुनकर काफी डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन गोल्डफिंगर खुद से सोचता है कि यह इनसेन है कि उसने उसकी पावर को कितनी अच्छी तरह से वील्ड किया। इससे वह सोचता है कि क्या जो गुप्त रूप से उसका फेडेड पार्टनर है। उसके बाद वह बॉस से अपनी दूसरी विश और उसे आगे क्या करना चाहिए इसके बारे में पूछता है, लेकिन डीमन बस उसे इसके बारे में भूल जाने और अभी के लिए जो मन करे वह करने के लिए कहता है। यह सुनकर वह आह भरता है क्योंकि उसे नई वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ सीखना है और ऐसा लगता है कि उसका नया बॉडी इतना यूजफुल नहीं होगा। वह जो का फोन निकालता है ताकि उसे बेहतर आइडिया मिल सके कि लड़के का जीवन वास्तव में कैसा था। सबसे पहले वह देखता है कि उसे अपने परिवार से एक भी मैसेज या कॉल नहीं आया, लेकिन जब वह अपनी सिस्टर का टेक्स्ट खोलता है तो वह जो देखता है वह उसे पूरी तरह से स्पीचलेस कर देता है। उसने उसे कुछ समय पहले टेक्स्ट किया था कि वह जितनी जल्दी हो सके आ जाए क्योंकि उनकी मां कोमा में चली गई थी। बाद में हॉस्पिटल में वह सस्पेंस में दरवाजा जोर से खोलता है। अंदर वह एक लड़की को देखता है जो अपनी मां के बेड के सामने गहरी चिंता में झुकी हुई है, जो उसकी सिस्टर लगती है। उसे यह महसूस करने में एक पल लगता है कि एटमॉस्फेयर पेनफुली अनकंफर्टेबल है, जिसका मतलब है क्योंकि उसने पहले अपनी सिस्टर को इग्नोर किया था। वह उसके पास जाता है और बेड में उस महिला को देखता है जिसे उसकी मां होना चाहिए। वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसके दिमाग में
उसकी माँ की जो मेमोरी है उसकी तुलना में उसकी स्टेट कितनी खराब है, और वह सोचता है कि क्या यह सब जो की गलती है। एक गिल्टी लुक के साथ वह अपनी सिस्टर से देर से आने के लिए अपोलोजाइज करता है और पूछता है कि उनकी माँ कैसी हैं। लेकिन वह बस गुस्से में मुस्कुराती है, पूछती है कि इस बार वह उसे क्या लेम एक्सक्यूज देगा। वह उसके द्वारा ट्रेनिंग और समनिंग डीमंस के बारे में अतीत में दिए गए सभी स्टूपिड एक्सक्यूजेस को दोहराती है। अचानक वह उस पर भड़क जाती है, यह विश्वास करने में असमर्थ कि वह अपनी माँ को देखने के लिए बाहर भी नहीं आ सका, जो उसके लोन्स का भुगतान करने के लिए खुद को हड्डी तक घिसने के कारण कोमा में चली गई थी। वह शांत हो जाता है जब वह कहती है कि उसके अंतहीन डेट का भुगतान करने के बाद हॉस्पिटल बिल्स का भुगतान करने के लिए पैसे खत्म हो जाने के कारण उनकी माँ लगभग मर गई थी। सब कुछ निकालने के बाद वह उसे बताती है कि वे अब बहुत हो चुका है और उसे उसके 6 महीने के एक्सपेंसेस के साथ एक कार्ड पास करती है, कहती है कि वह अपनी माँ की देखभाल खुद करेगी। वह कंफ्यूजन में पसीना बहाता है, पूछता है कि इसका क्या मतलब है, और उसकी सिस्टर कामली कहती है कि वह उसके लिए मर चुका है। बाद में बाहर गोल्डफिंगर उसकी डार्क इमोशंस को सेंस करता है और पूछता है कि ह्यूमन गर्ल के शब्दों से उसे इतनी चोट क्यों लगी। डीमन उसे अश्योर करता है कि वह इसका कारण नहीं था, लेकिन उसे याद आता है कि जो की सिस्टर ने उसे अपने पैथेटिक सेल्फ की याद दिलाई जिसने कभी वही गलती की थी। इससे उसका बॉस हंसता है और उसे अपनी प्लान में देरी न करने के लिए कहता है। यह सुनकर जो उससे पूछता है कि क्या स्ट्रॉन्गर बनने से उसकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, और डीमन कंफर्म करता है कि अगर वह साबित करता है कि उसमें वह बात है तो वे सभी दूर हो जाएंगी। इसके साथ वह पूरी तरह से अपना ट्रेनिंग आर्क शुरू करने के लिए डिटर्मिन्ड है। इस बीच एक नाइट क्लब में डेट कलेक्टर का बॉस अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उनकी टीम को तेजी से काम पर लगाए क्योंकि उसके कस्टमर्स इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन उसकी सेक्रेटरी उसे इन्फॉर्म करती है कि एक स्टूडेंट ने वास्तव में उनके 3 आदमियों को पीटा है। यह सुनकर गैंगस्टर को याद आता है कि उसके आदमियों ने डेडलाइन से पहले पेमेंट कलेक्ट करने की कोशिश की और उसकी रेपुटेशन रुइन कर दी। उसका सेक्रेटरी कहता है कि वह उन्हें उनकी पनिशमेंट देगा, लेकिन वह यह भी समझाता है कि यह एक सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्टूडेंट ने उन लोगों को पीटा जो उसके लेवल से कहीं ऊपर थे। ये बॉस का पूरा अटेंशन खींचता है और फिर वह जल्दी से जो की प्रोफाइल वाली रिपोर्ट ग्रैब करता है। वह सोचता है कि लड़का जितना दिखाता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि कोई भी स्किल लेवल 2 को लेवल 3 के खिलाफ जीतने नहीं दे सकता। अंत में वह अपने सेक्रेटरी को लड़के पर कीप टैब्स रखने का ऑर्डर देता है। सीन फिर हमारे हीरो की ओर शिफ्ट होता है जो सुबह की जॉग पर है। उसका दोस्ताना नेबर उसे सप्लीमेंट्स पर एक अच्छी डील देता है, लेकिन वह बूढ़े आदमी से कहता है कि वह बाद में वापस आएगा। उसे इतना एनर्जेटिक देखकर आदमी सोचता है कि शायद उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है या कुछ और। हालांकि जो अपने बॉडी का आदी होने और जैक्ट होने में व्यस्त रहा है जब से उसे डिस्चार्ज किया गया है, तब से वह इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है और सीखता है कि एबिलिटीज वाले लोगों को ऑरिकल्स कहा जाता है, और वह भारी डेट में डूब गया है क्योंकि मजबूत होने के लिए सप्लीमेंट्स बहुत महंगे थे। हालांकि वह सीलिंग के बारे में निश्चित नहीं है, वह सिर्फ कुछ दिनों की ट्रेनिंग और ड्रग्स से काफी स्वोल हो गया है। जैसे ही वह यह सोच रहा होता है, कोई उसे कॉल करता है, और जब वह फोन उठाता है तो दूसरी तरफ की आवाज उस पर चिल्लाती है कि वह वापस आना भूल गया, जैसा कि उनके टीचर ने पूछा था। ये सुनकर हमारा लड़का अचानक याद करता है कि उसने उन्हें पूरी तरह से गोस्ट कर दिया था। अगले दिन स्कूल में वह सीखता है कि ए से ई तक 6 रैंक्स हैं और आपको अगले रैंक पर जाने के लिए अपने रैंक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना होगा, जिसमें बहुत अधिक एफर्ट लगता है। भारी डिफरेंस के कारण दुनिया को 5 लेयर्स में विभाजित किया गया है, जहां ई रैंक्स और उसके जैसे सामान्य प्लेब्स सबसे बाहरी जोन्स में हैं। इस बीच डी रैंक और उससे ऊपर वाले भीतरी लेयर में हैं। यह महसूस करते हुए कि वह सबसे निचले टियर का ट्रैश है, वह जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत होने का फैसला करता है ताकि वह जल्दी से मिडिल लेयर्स में प्रवेश कर सके। अचानक एक नियांडरथॉल उसे पीछे से एक बूगर से मारता है और उसके चेहरे पर हंसता है। उसका बड़ी जोक करता है कि हमारा लड़का इतना कमजोर दिखता है कि वे शायद उसे भी पमल कर सकते हैं, भले ही वह उनकी तरह लेवल 1 ऑरेकल हो। ये सुनकर हमारा लड़का अनॉयड होता है कि इस दुनिया में अभी भी उनके जैसे मंकीज मौजूद हैं। तभी टीचर क्लास के लिए आ जाता है। बाद में बाहर वह स्ट्रेचिंग कर रहा है और सोचता है कि उसका स्कूल लाइफ अब तक काफी अच्छा चल रहा है। तभी कोई उसे पीछे से आवाज देता है। कुछ मिनट बाद बूगर गाय ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि हमारा लड़का उनकी क्लास के सबसे मजबूत लड़के के साथ फाइट कर रहा है। हालांकि उसका बड़ी सरप्राइज नहीं है क्योंकि वह जो को लड़ते हुए देखने का आदी है। बुली हमारे हीरो से कहता है कि वह केवल रिटन एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स पाने के कारण बहुत कॉकी हो गया है।
वह कहता है कि एक ऑरेकल का असली वैल्यू स्ट्रेंथ से आता है और उसकी लेवल 1 स्ट्रेंथ गार्बेज है। ये सुनकर ब्रो बुली को याद दिलाता है कि वह भी लेवल 1 ट्रैश है, जिससे बुली इतना मैड हो जाता है कि वह एक वायलेंट हुक फेंकता है, जो आसानी से एक हाथ से मुट्ठी पकड़ लेता है और दूसरे से रिस्ट ट्विस्ट करता है। पूछता है कि क्या उसकी बकवास खत्म हो गई है। गुस्साया हुआ लड़का विश्वास नहीं कर पाता कि वह उससे ओवरपावर्ड हो रहा है और वह सोचता है कि क्या जो पहले से लंबा भी हो गया है। इसके बाद जो उस लड़के के वर्ड्स को उसी पर वापस फायर करता है कि स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, फिर पोलाइटली उसका चेहरा स्मैश करने की परमिशन मांगता है। जबकि वह लड़का जोर से पसीना बहाता है, सोचता है कि वह पीटा जाने वाला है, कोच अचानक आता है और अपनी क्लास में ट्रबल पैदा करने के लिए हमारे लड़के पर फ्यूरियस हो जाता है। कोच हमेशा की तरह इरिटेटेड दिखता है और पूछता है कि क्या वह वापस आते ही ट्रबल स्टर करने की योजना बना रहा है। हमारा लड़का सबसे इनोसेंट फेस बनाता है और दावा करता है कि वे सिर्फ प्लेइंग अराउंड कर रहे थे। बुली अपना हाथ छुड़ा लेता है और उसे जाने देने के लिए कहता है। थिंग्स कूल डाउन होते देख कोच हमारे हीरो को आखिरी बार वार्न करता है और सभी को टेस्टिंग के लिए लाइनअप होने का ऑर्डर देता है। जल्द ही स्टूडेंट्स एक पुलअप बार के बगल में इकट्ठा होते हैं, जबकि कोच गिजिया अपनी बकवास शुरू करता है। वह उन्हें अन्य स्कूल्स के खिलाफ आगामी टूर्नामेंट के बारे में हाइप करता है, प्रॉमिस करता है कि मजबूत रिजल्ट्स न केवल स्कूल के लिए ग्लोरी लाएंगे बल्कि एलिट मीस के दरवाजे भी खोलेंगे। अपने स्पीच के अंत तक वह एक स्कैम आर्टिस्ट की तरह बेशर्मी से अपने मिरेकल सप्लीमेंट्स का प्लगिंग शुरू कर देता है। चैलेंज की शुरुआत बुली के एक बार में 50 पुलअप्स हिट करने से होती है। जू अनइम्प्रेस्ड है और कहता है कि यह एक गंभीर टेस्ट से ज्यादा एक टिकटॉक चैलेंज जैसा लगता है। तभी एक आवाज उसे बुलाती है, पूछती है कि क्या वह ठीक है। क्लास रेप मानती है कि वह वरीड थी क्योंकि उसने कई दिनों तक उसके मैसेजेस इग्नोर किए थे। वह जल्दी से इसे कवर अप करने की कोशिश करती है, कहती है कि वह सिर्फ उसके बारे में क्यूरियस थी, लेकिन हमारा लड़का उसे रियश्योर करता है कि कुछ नहीं हुआ। सब्जेक्ट स्विच करते हुए वह पूछती है कि वह टीचर के शेडी सप्लीमेंट्स खरीदने से क्यों मना करता है, जो सीधे जवाब देता है कि वह ब्रोक है। वह परचेस स्किप करने के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में उसे वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह खत्म कर सके उसका नाम बुलाया जाता है। उसे गुड लक विश करते हुए वह उसे भेज देता है। वह फेल होने से पहले केवल 25 पुलअप्स मैनेज कर पाती है, लेकिन कोच को याद आता है कि उसने उससे 2 बॉटल्स खरीदी थीं और मैजिकली उसका स्कोर 35 तक बढ़ा देता है। हमारे लड़के के लिए अचानक क्लिक होता है कि यही असली कारण है कि हर स्टूडेंट ने शुरू में ओवरप्राइज्ड जंक खरीदा था, वरना उन्हें एक्सपेल्ड होने का रिस्क उठाना पड़ता। आखिरकार जो बार पर अपनी बारी के लिए आगे बढ़ता है, कोच अपनी आंखें सिकोड़ता है, पूरी तरह से जानता है कि हमारे हीरो ने एक भी बॉटल नहीं खरीदी। उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल रेंगती है क्योंकि वह उसके ट्रैशी मर्च को न खरीदने के लिए उसे एक एग्जाम्पल सेट करने का फैसला करता है। इस बीच जो पुलअप बार और रिस्ट गार्ड्स का अध्ययन करता है, यह ध्यान देता है कि वे पहली नज़र में सामान्य दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे कुछ ट्रिक जरूर होना चाहिए। जैसे ही वह बार ग्रिप करता है, उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो जाती हैं। उसका बॉडी अचानक भारी महसूस होता है और वह जल्दी से पता लगाता है कि रिस्ट गार्ड्स में जड़े हुए क्रिस्टल्स अतिरिक्त वेट ऐड कर रहे हैं। फिर भी हमारा लड़का गिव इन करने से मना कर देता है, यह महसूस करते हुए कि क्रिस्टल्स की एक वेट लिमिट जरूर होनी चाहिए। पुशिंग थ्रू वह रैप्स पंप आउट करना शुरू कर देता है, जैसे कि यह कुछ भी नहीं है। अदर स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में घूरते हैं, ये देखकर फ्लोर्ड हो जाते हैं कि तथाकथित वीकलिंग आसानी से उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। जब जो 100 रीप्स पार कर जाता है तो वे माइंड लूज कर देते हैं, चिल्लाते हैं कि वह कम से कम सेकंड टियर का होना चाहिए। जब वह आखिरकार बार को छोड़ता है तो एक भीड़ उसे घेर लेती है, उससे अंतहीन क्वेश्चंस की बॉम्बार्डिंग करती है। इस बीच कोच फ्रोजन स्टिफ है, सोच रहा है कि क्या लड़के ने चुपके से एनहांसर्स पर जूस किया है। फियर क्रीप करता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि स्टूडेंट्स को अब उसके स्केची सप्लीमेंट्स की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तभी वह एक डेविलिश स्माइल देता है, हमारे हीरो के लिए एक नास्टी प्लान बना रहा है। सीन प्रिंसिपल पर कटता है, जो उनके सेकंड टियर इवेंट्स के कैंसिलेशन के बारे में एक फोन कॉल पर फ्यूमिंग कर रहा है। वह आर्ग्यू करता है कि स्कूल अंडर फंडेड है और मुश्किल से 3rd टियर स्टूडेंट्स के साथ काम चला रहा है। दूसरी तरफ का आदमी सीधे जवाब देता है कि सिस्टम एलिट ऑरिकल्स की तलाश कर रहा है, यही वजह है कि पैसा टॉप स्कूल्स में फनल किया जा रहा है। फोन स्लैम करते हुए प्रिंसिपल फ्रस्ट्रेशन में फेस पाल्म्स करता है, ये महसूस करते हुए कि स्कूल के पास एक भी एलीट ऑरिकल प्रोड्यूस करने के लिए कोई फंड्स नहीं है। उसकी आंखें एक ग्लास केस में बंद एक ब्लैक क्रिस्टल पर पड़ती हैं, क्योंकि वह स्कूल को बिजनेस में कैसे रखा जाए
इस पर ब्रेन रैक करता है। यह विचार कट शॉर्ट हो जाता है जब कोच गीजी की आवाज़ ऑफिस के बाहर से आती है। कोच स्ट्रोल्स इन और प्राउडली उन नामों की एक लिस्ट रखता है जिनका वह दावा करता है कि वे एलीट ऑरेकल्स बनेंगे। प्रिंसिपल पेपर स्कैन करता है और तुरंत देखता है कि सूचीबद्ध हर एक मुश्किल से फर्स्ट ईयर का है, फिर भी कोच उन्हें प्रोडिजीज के रूप में बेच रहा है। कोच फिर कहता है एक स्टूडेंट है जो एक ऑरेकल बनने के लिए अनफिट है, और प्रिंसिपल बेट ले लेता है, पूछता है कि वह कौन है। स्टोरी हमारे हीरो पर शिफ्ट होती है जो डीमन के बगल में मंडराते हुए प्रिंसिपल्स ऑफिस की ओर जा रहा है। कर्स्ड बुक पूछता है कि उसने इस बार क्या किया, लेकिन जो क्वाइट रहता है। डोर के बाहर खड़े होकर उसे याद आता है कि हेडमास्टर की रेप्यूटेशन कितनी नास्टी है, और होप करता है कि इस मीटिंग से कुछ भी बुरा ना हो। जैसे ही वह हैंडल रीच करता है, उसके सामने फ्लेम्स बर्स्ट हो जाते हैं, जिससे वह पूरी तरह से कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है। डीमन लाइट अप होता है, थ्रिल्ड होता है कि उसने पहले जिस ट्रिगर्ड विश का उल्लेख किया था वह आखिरकार दिखाई दिया है। वह जो को ऑब्जेक्ट ट्रैक डाउन करने का ऑर्डर देता है, लेकिन जो शिकायत करना शुरू कर देता है कि टाइमिंग कितनी रिडिकुलसली बैड है। उसके विचार कट शॉर्ट हो जाते हैं जब प्रिंसिपल खुद साइलेंस ब्रेक करता है, उसे टाइम वेस्ट करना बंद करने और अंदर आने के लिए कहता है। अंदर कदम रखते हुए जो पोलाइटली पूछता है कि हेडमास्टर ने उसे क्यों बुलाया। आदमी उसके स्कूल रिकॉर्ड फ्लिप थ्रू करता है और फिर स्टूडेंट से पूछता है कि उसके अनुसार ऑरेकल बनने के लिए क्या लगता है। रिप्लाई का इंतजार किए बिना प्रिंसिपल खुद जवाब देता है, कहता है यह सब मनी पर निर्भर करता है। फिर वह जो को शून्य हेजिटेशन के साथ बताता है कि वह अभी क्विट कर दे, जबकि वह अभी भी अहेड है। उसके चेहरे से कलर ड्रेन हो जाता है और प्रिंसिपल यह समझाना जारी रखता है कि एक ऑरेकल डेवलप करने की कॉस्ट बहुत अधिक है। वह इंसिस्ट करता है कि जो सिर्फ एक ब्रोक किड है जो लंबे समय तक यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता है। अपने दिमाग में वह सोचता है कि वीक स्टूडेंट्स के साथ अभी लॉसेस कट करना बेहतर है, और वह ट्यूशन फी वापस करने को भी तैयार है। जो सिचुएशन प्रोसेस करने के लिए कुछ सेकंड लेता है। इस बीच डीमन की आंख चौड़ी हो जाती है क्योंकि उसे अचानक पता चलता है कि क्रिस्टल ही ऑब्जेक्ट है और हमारे हीरो को इसे ग्रैब करने के लिए कहता है। वह चुपचाप कर्स्ड बुक से विस्पर करता है कि वह इसे खुद ग्रैब कर ले, लेकिन डीमन तुरंत उसे याद दिलाता है कि इसे एक्ट करने के लिए किसी और की जरूरत है। जे पॉज करता है, विचारों में खोया हुआ, यह महसूस करते हुए कि उसे मिड सिटी जोन में एब्सोल्युटली जाना होगा, जिसका मतलब है कि वह यहाँ एक्सपेल्ड होने का जोखिम नहीं उठा सकता, चाहे कुछ भी हो। वह खुद का अध्ययन करता है और याद करता है कि इस एकेडमी से एक भी स्टूडेंट कभी E2 लेवल से आगे नहीं गया है। यही वजह है कि इन स्टूडेंट्स को इतना वैल्यूएबल माना जाता है। हमारा लड़का फिर डीमन से पूछता है कि क्या वह इस मिशन के लिए रिवॉर्ड डिसाइड कर सकता है। उस पल डीमन के लिए क्लिक होता है कि जो क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह बोल सके, जो उसे कट ऑफ करता है और डिक्लेयर करता है कि वह बोरो पावर स्किल चाहता है। गोल्ड फिंगर एक्सप्लोड होता है, उस पर चिल्लाता है, उसे याद दिलाता है कि वह चॉइस कितनी इनसेन और डेंजरस है। लेकिन हमारा लड़का लॉक्ड इन है। वह आर्ग्यू करता है कि अगर वह एक्सपेल्ड हो जाता है तो डीमन की विश कभी ट्रू नहीं हो सकती है, और डिमांड करता है कि कर्स्ड बुक उस पर ट्रस्ट करे। रिलक्टेंटली गोल्ड फिंगर केव इन होता है और मानता है कि यहाँ से जो कुछ भी होता है उसके लिए उसे ब्लेम नहीं किया जा सकता है। जो के सामने एक ग्लोइंग पैनल मटेरियलाइज होता है, पूछता है कि क्या वह बोरो पावर स्किल चाहता है। वह बिना हेजिटेशन के तुरंत एक्सेप्ट करता है। प्रिंसिपल फिर उसके विचारों को इंटरप्ट करता है, पूछता है कि क्या उसके पास कोई फाइनल वर्ड्स हैं। वह फर्मली आंसर करता है कि वह प्रिंसिपल से अपने लेवल का फिर से असेस करने के लिए कहता है और उसके बाद ही डिसाइड करे। प्रिंसिपल होपलेस रिक्वेस्ट पर सिर हिलाता है, लेकिन फिर भी अपना हाथ बढ़ाता है। कॉन्टैक्ट पर वह नोट करता है कि जो की स्ट्रेंथ रिकॉर्ड से अधिक है, लेकिन फिर भी रुकने के लिए काफी नहीं है। अपनी आंखें बंद करते हुए जो महसूस करता है कि यह उसका लास्ट चांस है, और डेस्परेटली जितना संभव हो उतना स्टार एनर्जी अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है। फिर वह प्योर ऑरा एमिट करना शुरू कर देता है, जिससे प्रिंसिपल शॉक हो जाता है। यहाँ तक कि डीमन भी टेकन बाय सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि बच्चे की एनर्जी उसके द्वारा उधार दी गई पावर से सरपास हो जाएगी। प्रिंसिपल शॉक में स्टैगर वापस करता है कि क्या हुआ। उसे हिट होता है कि जो ने अभी अभी समहाउ ब्रेक थ्रू किया और 4th लेवल रीच किया। अपने टीथ ग्राइंड करते हुए आदमी अपना कंपोजर रिगेन करता है और हमारे लड़के को बुलाता है, उसे आगामी स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। जो सरप्राइज में पलक झपकाता है, ये पता लगाने की कोशिश करता है कि हेडमास्टर का टोन इतनी अचानक फ्लिप क्यों हो गया। एक बार जब डस्ट सेटल्स हो जाती है तो वह यह समझ पाता है कि वह आदमी शायद ली को कचरे से खींचकर स्कूल ले जाना चाहता है,
और उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने शो ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। प्रिंसिपल ये एडमिट करता है कि खर्च चलाने के लिए वह यूजलेस स्टूडेंट्स को हटाना चाहता था और फिर जो को इस मैस में फंसाने के लिए अपोलोजाइज करता है। इनाम के तौर पर वह उसे एक फुल स्कॉलरशिप के साथ साथ हर हफ्ते 6 बोतल सप्लीमेंट्स भी देता है। वह सीधे शब्दों में कहता है, हमारे हीरो को अपने स्कूल का रिप्रेजेंटेशन करना होगा क्योंकि एकेडमी का पूरा भविष्य उस पर निर्भर है। ये महसूस करते हुए कि वह आदमी कितना डेस्परेट है, हमारा लड़का अपनी बात रखता है और पूछता है कि क्या उसे शेल्फ पर रखा ब्लैक क्रिस्टल मिल सकता है। प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि यह ब्लैक स्टार क्रिस्टल से तराशा गया है जिसे मूल रूप से पिछले हेड द्वारा वापस लाया गया था और यह स्कूल्स फेथ का रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर वह आह भरता है कि अगर स्कूल गिर जाता है तो उसके सिंबल का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए वह सहमत हो जाता है कि वह उसे सौंप देगा। हमारा हीरो आत्मविश्वास के साथ रिस्पॉन्ड करता है, ये वादा करते हुए कि वह टूर्नामेंट जीतने के लिए अपना सब कुछ दे देगा। प्रिंसिपल फिर टॉपिक शिफ्ट करता है और पूछता है कि वह इतना स्ट्रांग कैसे हुआ, जो इसे कैजुअली प्ले ऑफ करता है। कहता है कि वह अपनी स्ट्रेंथ को हर समय छिपा रहा था। हेडमास्टर लगभग चोक हो जाता है, सोचता है कि एक लेवल मास्क करना अल्टीमेट प्रो गेमर मूव है और कसम खाता है कि वह किसी को इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताएगा। तभी एक महिला ऑफिस में आती है और प्रिंसिपल उसे जो को इलीट क्लास तक एस्कॉर्ट करने का निर्देश देता है। थोड़ी देर बाद वह एक्सप्लेन करती है कि पूरी दूसरी फ्लोर केवल इलीट्स के लिए रिजर्व्ड है। सब्जेक्ट शिफ्ट करते हुए वह कैजुअली पूछती है कि प्रिंसिपल के साथ उसका किस तरह का कनेक्शन है, लेकिन जो उसे कुछ भी दिए बिना बात टाल देता है। तभी कोच गीजिया फुल स्पीड से अंदर आता है। वह अपोलोजाइज करता है, कहता है कि उसने हेडमास्टर से डिसीजन पर फिर से विचार करने की बेग की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। महिला टीचर उसे बीच में ही काट देती है, क्लैरिफाई करती है कि जो को बिल्कुल भी एक्सपेल नहीं किया जा रहा है और वह वास्तव में इलीट क्लास में मूव हो रहा है। वह यह भी कहती है कि प्रिंसिपल अब उसे ढूंढ रहा है, जिससे कोच का चेहरा लूज ऑल कलर हो जाता है। बाद में उस रात वह खुद को अपने छोटे से अपार्टमेंट तक घसीटता है और बेड पर क्रैश हो जाता है। वह खुद से बड़बड़ाता है, सोचता है कि उस जैसे एक ब्रोक किड को इतने कम समय में लेवल 4 तक कैसे पहुंचना चाहिए। डेमन तुरंत बीच में आता है, उसे मिशन की याद दिलाता है। गोल्डफिंगर वार्न करता है कि उसकी पावर हमेशा के लिए ह्यूमंस को ट्रिक नहीं कर पाएगी और वह एडमिट करता है कि वह पहले ही यह पता लगा चुका है। फिर भी वह तर्क करता है कि उसे फ्री सप्लीमेंट्स मिले हैं और वह एक्सपल्शन डॉज कर गया है, इसलिए लाइफ अभी इतनी बुरी नहीं लग रही है। अपना फोन देखते हुए उसे एहसास होता है कि रियल क्राइसिस अभी भी डेट का पहाड़ है और उसे जल्द ही एक मनी मेकिंग प्लान कुकअप करने की जरूरत है। अगले दिन स्कूल में वह पहले से कहीं ज्यादा डिप्रेस्ड दिखता है। धूल भरे खराब दिख रहे एरिया को देखते हुए वह सोचता है कि वह किस तरह के डंप में आ गया है। अचानक कोई उसका नाम पुकारता है। एक आदमी बड़ी मुस्कान के साथ दूर से हाथ हिलाता है, उसे पास आने के लिए कहता है। वे बात शुरू करते हैं और वह आदमी अपोलोजाइज करता है कि वह उसे पहले नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वह हमेशा क्लास ड्यूटीज में बेरीड रहता है। वह आदमी अपना परिचय टीचर जेन के रूप में देता है और जो तुरंत पूछता है कि क्या वह सच में यहाँ का ओनली टीचर है। जेन अपना सिर खुजलाता है, एडमिट करता है कि स्कूल अच्छा नहीं चल रहा है और उसे एडवांस्ड क्लास के लिए ओनली 1 असाइंड किया गया है। वह आगे कहता है कि वे ट्रेनिंग के लिए सबसे अंदरूनी सेक्शन का उपयोग करते हैं, यही वजह है कि बाहर के हॉल्स में सिर्फ धूल जमा हो रही है। दरवाजा खोलते हुए टीचर जो को रिएश्योर करता है कि चिंता न करे, जोर देकर कहता है कि फैसिलिटीज अभी भी टॉप नॉच हैं। वह यह भी वादा करता है कि चीजें कभी भी बोरिंग नहीं होंगी। हमारा हीरो तो बस ऑव में देखता रहता है। इंटीरियर बाहर से बिल्कुल मेल नहीं खाता है और एक वर्ल्ड क्लास जिम जैसा है। उसका टीचर एक्सप्लेन करता है कि स्टूडेंट्स सभी सेल्फ ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसे इंट्रोड्यूस कराने की ऑफर करता है। वह सोचता है कि यह जगह 5 स्टार फिटनेस क्लब जैसी दिखती है जिसमें स्टूडेंट्स फुल ऑफ एनर्जी हैं। हालांकि वह कुछ को उसे साइड ग्लांसेस फेंकते हुए भी पकड़ता है। उसका टीचर फिर न्यूकमर को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सभी को बुलाता है। वह विनम्रता से झुकता है और सम्मान के साथ उनका ग्रीट करता है, लेकिन पीछे से एक रेड हेयर्ड गाय तुरंत परेशानी शुरू कर देता है। अपनी आर्म्स क्रॉस करके स्मर्क करता है। वह जो का मजाक उड़ाता है, उसे एक्ट ड्रॉप करने और एडमिट करने के लिए कहता है कि उसने अंदर आने के लिए कनेक्शंस यूज किए। टीचर उस पर झपटता है, वेन को चिल्लाता है कि वह कैसे बिहेव करे और एक्सप्लेन करता है कि जो पूरी तरह से स्किल के आधार पर ट्रांसफर हुआ है। वह आदमी यह नहीं मान रहा है। वह अपनी आंखें एक प्रेडेटर की तरह सिकोड़ता है जिसे आसान प्रे स्पॉट हो गया हो और अचानक जो को फाइट के लिए चैलेंज करता है।
स्टूडेंट्स तुरंत लाइट अप हो जाते हैं, इतने सालों में पहली बार ड्यूल देखकर थ्रिल्ड होते हैं और रूमर स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं। पीछे एक ब्लॉन्ड स्टूडेंट पूछता है कि क्या हो रहा है, और एक पिंक हेयर्ड गर्ल एक्सप्लेन करती है कि फाइट होने वाली है। इससे ब्लॉन्ड की इंटरेस्ट स्पार्क होती है और वह जल्दी से इस तथाकथित ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में और पूछता है। वापस हमारे हीरो के पास टीचर उसे चैलेंज रिफ्यूज करने की एडवाइस देता है, लेकिन जो बिना किसी हेजिटेशन के एक्सेप्ट कर लेता है। वह शांति से कहता है कि वह मैच के साथ ठीक है जब तक कि लीथल फोर्स मेज पर ना हो। इस बीच स्कूल ऑफिस में प्रिंसिपल लगभग नस फटते हुए यह जानने की डिमांड करता है कि क्या नया बच्चा पहले से ही पिकिंग फाइट्स कर रहा है। टीचर एक कॉल पर एक्सप्लेन करता है कि हमारे लड़के ने वेनहाउस चैलेंज एक्सेप्ट कर ली है। वापस फाइट पर दोनों पक्ष पीछे नहीं हटते क्योंकि वे एक दूसरे का सामना करते हैं और मैड और अफाम करते हैं। प्रिंसिपल को यह अजीब लगता है, लेकिन सोचता है कि बच्चा बस अपना करंट लेवल जानना चाहता है, इसीलिए वह अरीना में ड्यूल होने की परमिशन ग्रांट करता है। कुछ देर बाद दोनों स्टूडेंट्स सेपरेट डेस्क्स के पीछे खड़े होते हैं क्योंकि टीचर रूल्स बताता है। पहला, कोई आउटसाइड इंटरफियरेंस नहीं हो सकता है, और दूसरा, दोनों फाइटर्स को सेम स्टार लेवल पर compete करना होगा। वेन को यह बिलीव करना मुश्किल लगता है कि जो सच में एक ई रैंक ऑरेकल भी है। उनका टीचर फिर इंस्ट्रक्शंस रैप अप करता है, उन्हें स्ट्रांगली रिमाइंड करता है कि वाइटल पॉइंट स्ट्राइक करना पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। दोनों ओपोनेंट्स एक दूसरे के चारों ओर सर्कल करना शुरू कर देते हैं, जबकि टीचर उन्हें रिमाइंड करता है कि लीथल फोर्स किसी भी परिस्थिति में अलाउड नहीं है। वह जारी रखता है कि जो कोई भी हारता है वह परिणाम की परवाह किए बिना बाद में रिटेलिएट नहीं कर सकता है। चेहरे पर एक क्लीन स्ट्राइक या एक सरेंडर उसके हाथ के वेव के साथ ड्यूल को तुरंत समाप्त कर देगा। उनका टीचर स्टार्ट सिग्नल करता है, वेन के जल्दी खत्म होने की उम्मीद में आगे बढ़ता है और सीधे उसकी नेक पर निशाना साधता है। वह जरा भी फ्लिंच नहीं होता है और उसकी आर्म कैच कर लेता है, उसे पूरी तरह से थ्रो ऑफ कर देता है। रेडहेड तुरंत फिर से स्विंग करता है, यह महसूस करते हुए कि यह आदमी वास्तव में रियल डील हो सकता है। वेन हाउ रिलेंटलेस स्ट्राइक्स की एक बराज अनलीश करता है, लेकिन जो शांत प्रिसीजन के साथ हर एक से स्लिप पास्ट हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड, वेन हाउ अचानक गियर्स शिफ्ट करता है और एक किक लैंड करने की कोशिश करता है। पैर हवा के बीच में ट्विस्ट होता है और रेडहेड अपना सिग्नेचर मूव विंड हुक किक अनलीश करता है, जो अपनी आर्म से ब्लॉक करने का मैनेज करता है। हालांकि रेडहेड ग्रिन करता है, ये मानकर कि मैच अब डिसाइड हो गया है। उस पोजीशन से वह वेनहाउ की नेक पर एम करके एक शार्प किक से उसे सरप्राइज करता है। रेडहेड रिकवर करने की कोशिश करता है, सवाल करता है कि इस आदमी को मार्शल आर्ट्स का पता कैसे चला। गिरने से पहले खुद को संभालते हुए वेन होवाल सोचता है कि अब ओनली थिंग दैट मैटर्स है किसी भी कीमत पर अपने फेस गार्ड करना। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ता है, जो शांति से एक बंद मुट्ठी से उसकी नोज पर टैप करता है। एक स्मर्क के साथ वह पूछता है कि क्या इसका मतलब विक्ट्री है। वेनहाउ को डिसबिलीफ में फ्रोजन छोड़कर अरीना थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, जब तक कि टीचर जांग आधिकारिक तौर पर जो को विनर डिक्लेयर नहीं कर देता। वेनहाउ को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में किसी से हार गया है, और मैच के शॉकिंग आउटकम से सभी सरप्राइज्ड हैं। वे सोचते हैं कि हमारा लड़का बस टू स्ट्रांग है। इस बीच वह सोचता है कि मैच बहुत जल्दी समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी उसने इससे कुछ लर्न करने का मैनेज किया। वह फिर वेनहाउ से पूछता है कि क्या उसे अब कोई कंप्लेंट्स है। मैच देखकर कोच अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि वेनहाउ एक एलीट है जिसने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, लेकिन वह अभी भी एक ऐसे आदमी से हार गया जिसे अभी अभी एलीट क्लास में प्रमोट किया गया था। वह सोचता है कि हमारे लड़के में एक्सेप्शनल हिडन टैलेंट है, और यही कारण है कि प्रिंसिपल ने उसे बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए कहा था। अचानक प्रिंसिपल आता है और हमारे लड़के को कंग्रेचुलेट करता है, उसे फॉलो करने के लिए कहता है क्योंकि वह कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में बात करना चाहता है। पिंक हेयर्ड गर्ल इस साइट को देखकर अस्टॉनिश्ड है, जबकि येलो हेयर्ड गाय कहता है कि उन्हें निश्चित रूप से उनकी स्ट्रांग क्रू में उसके जैसे आदमी की जरूरत है। प्रिंसिपल हमारे लड़के से पूछता है कि क्या उसे एलीट क्लास पसंद है, और वह रिप्लाई करता है कि स्टूडेंट्स के अत्यधिक इंथुजियास्टिक होने के अलावा ये वास्तव में कुछ भी स्पेशल नहीं है। प्रिंसिपल कहता है कि उसे इसकी गेट यूज्ड टू हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रांग हमेशा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। वह उसे अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने की एडवाइस भी देता है, और स्कूल उसकी मदद के लिए हर संभव कोशिश करेगा। यही सुनकर हमारा लड़का सोचता है कि प्रिंसिपल अब उस पर ट्रस्ट करता है, इसलिए वह पूछने का डिसाइड करता है कि क्या वह ऐसे किसी वेज के बारे में जानता है जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स फास्ट मनी मेक कर सकते हैं। लेकिन वह उसे इसके बजाय ट्रेनिंग पर फोकस कीप करने के लिए कहता है, ताकि वह लॉन्ग रन में लार्जर अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सके, और अगर उसका फैमिली किसी रफ पैच से गुजर रहा है तो स्कूल फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकता है।
हमारा लड़का उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और सोचता है कि अब उसे किसी और तरह से अनदर वे फाइंड करना होगा। जब वह जिम में ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वह खुद को रिमाइंड करता है कि उसे केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल की स्टूडेंट लोन्स के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं। वह सोचता है कि वह एक्स्ट्रा मनी मेक करना कहाँ से सीख सकता है, लेकिन अचानक येलो हेयर्ड गाय उसके सामने आता है और उसे मैच के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। वह फिर हमारे लड़के से पूछता है कि वह कौन है और वह उससे भी यही क्वेश्चन राइट बैक पूछता है। इस बीच लड़की शैन से कहती है कि वह रूड हो रहा है और वह हमारे लड़के से अपोलोजाइज करती है कि वह कभी कभी थोड़ा अनोइंग होता है। वह अपना परिचय देते हुए कहती है कि वह सू है और उसकी बगल का पेन शैन है। वह उसे बताती है कि वे दोनों उसकी सीनियर्स हैं और अगर वह किसी भी चीज के बारे में कंफ्यूज्ड है तो वे उसकी मदद कर सकते हैं। अनोइंग गाय फिर कहता है कि वे अब से एक टीम है और वह टीम लीडर है, इसीलिए वह पर्सनली गुड केयर लेगा। वह फिर हमारे लड़के से उस कॉम्बैट टेक्निक के बारे में पूछता है जिसका उसने वेन हाउ के खिलाफ इस्तेमाल किया था, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि वह ऐसी किसी भी टेक्निक्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। लीडर सरप्राइज गेट जाता है जब हमारा लड़का उसे बताता है कि उसने जो मूव यूज किया वह केवल एक रिफ्लेक्स था। वह कहता है कि यह पता चलने पर वेनहाउ फ्यूरियस होगा और सू जल्दी से कहती है कि वह उसे एक्सप्लेन करेगी। वह एक्सप्लेन करती है कि कॉम्बैट टेक्निक्स स्पेशल सुपर मूव्स हैं जिन्हें एक व्यक्ति स्क्रोल्स या मेमोरी स्टोन्स से सीखता है और किसी के पास इस पर जितनी अधिक मास्टरी होती है वह उतना ही स्ट्रॉन्गर हो जाता है। उनके पास कई अलग अलग टाइप्स हैं और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स इन टेक्निक्स को अपनी फाइटिंग स्टाइल्स में कंबाइन करते हैं। शेन फिर उसे बताता है कि वेनहाउ ने मैच में एक डी रैंक कॉम्बैट टेक्निक यूज की थी जिसे हुक विंड किक के नाम से जाना जाता है। यह सुनकर हमारा लड़का सोचता है कि यही कारण होगा कि वह किक को ठीक से ब्लॉक नहीं कर पाया और अगर वह ऐसी टेक्निक एक्वायर कर सकता है तो उसके जीतने की ग्रेटर चांस होगी। वह पूछता है कि क्या वे रेयर हैं और लीडर एक्सप्लेन करता है कि उनकी रेयरिटी रैंक्स पर डिपेंड करती है। स्कूल उन्हें बेसिक वंस सिखाता है, लेकिन वे पावरफुल केवल 2 कंडीशंस में लर्न कर सकते हैं। वे या तो उन्हें बाय करते हैं या कोई उन्हें शेयर करता है, लेकिन वे वास्तव में एक्सपेंसिव होते हैं। आज के मार्केट में एक बेसिक डी रैंक टेक्निक की कीमत भी लगभग 5 लाख हो सकती है। शोइंग ऑफ करते हुए वे दोनों उसे बताते हैं कि उनके पास एक कॉम्बैट टेक्निक है और अगर वह देखना चाहता है तो वे उसे दिखा सकते हैं। जो सोचता है कि ये दोनों वास्तव में रिच होंगे क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट उनके लिए कुछ भी नहीं है। अचानक उसे लगता है कि वह उनसे उन डिफरेंट वेज के बारे में पूछ सकता है जिनसे वह क्विक मनी मेक कर सकता है। वह उनसे पूछता है कि क्या उसके लिए मनी अर्न करने का कोई फास्ट वे है, लेकिन वह कहता है कि वह रॉबिंग अ बैंक जैसा कुछ भी इलीगल नहीं करना चाहता। शेन उसे बताता है कि उसका ओनली ऑप्शन ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन सू जल्दी से उसे ऐसा नॉनसेंस अटर न करने के लिए कहती है। वह फिर कहता है कि उसने सुना है कि वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स को उस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने से फॉरबिड करता है। उसके बाद लीडर हमारे लड़के से पूछता है कि उसे टेक्निक के लिए कितने मनी की जरूरत है और वह लगभग ट्रेन कहता है। वे दोनों तुरंत अपने अकाउंट्स चेक करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह से ब्रोक हैं। इस बीच हमारा लड़का सोचता है कि वह स्कूल के बाद वैसे भी ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट चेकआउट करेगा क्योंकि उसे अभी मनी की सख्त जरूरत है। वह मैप्स का उपयोग करके डिस्ट्रिक्ट पहुंचता है और सोचता है कि यह उसके घर के बहुत करीब है। कोई नहीं सोच सकता कि वह एक स्टूडेंट है क्योंकि अब उसने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई है। वह बॉस से यह भी पूछता है कि वह इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या सोचता है, लेकिन उसे एक भी रिप्लाई नहीं मिलता। जो कुछ उसने सुना है उसके अनुसार आउटर जोन्स में मजबूत फाइटर्स नहीं होते हैं और उसका पावर लेवल एक लेवल 4 ऑरेकल के बराबर है, इसलिए वह किसी को भी आसानी से संभाल सकता है। अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है तो उसे यकीन है कि वह कम से कम सुरक्षित भाग सकता है। करीब से देखने के बाद वह सोचता है कि इस एरिया को निश्चित रूप से छोड़ दिया गया है और वह आश्चर्यचकित होता है कि क्या यह वास्तव में मिरेकल जोन है। लेकिन फिर भी उसे आसपास हल्के फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो उसे एक छिपे हुए सीक्रेट पाथवे की ओर ले जाते हैं। वह सावधानी से पाथवे से गुजरने के बाद आखिरकार मिरेकल जोन पहुंचता है। मिरेकल जोन में हमारा लड़का गंदी सराउंडिंग्स और सभी शेडी डीलिंग्स को देखता है। वह सोचता है कि कोई इस जगह के बारे में बात नहीं करता क्योंकि यहाँ कोई लॉज नहीं है और प्रॉफिट कमाने के लिए सचमुच कुछ भी किया जा सकता है। ये सब चीजें देखने के बाद उसे उम्मीद की एक किरण मिलती है कि वह अपना डेट चुकाने के लिए सच में काफी मनी कमा सकता है। अचानक वह पीछा कर रहे गूंज से पूछता है कि वे कब तक उसका पीछा करने की योजना बना रहे हैं। गूंज में से एक उसकी शार्प इंस्टिंक्ट्स की तारीफ करता है और कहता है
कि वह तब हमला करने की योजना बना रहा था जब वह पूरी तरह से केयरलेस हो जाए। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है और वह उसे सबके सामने पीटने जा रहा है। वह कहता है कि उसने पहले भी उसके जैसे बहुत से लड़के देखे हैं, वे अमीर बच्चे जो ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट में डिस्गाइज में आते हैं और फिर उनके प्रे बन जाते हैं। जो सोचता है कि वह किसी तरह का इडियट है क्योंकि वह खुद पूरी तरह से ब्रोक है। गून फिर कहता है कि वह एक ऑरेकल है, इसलिए अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो यह यूजलेस होगा। वह उसे बताता है कि अगर वह जीना चाहता है तो उसे बस उसके ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए और अपनी पॉकेट्स खाली करनी चाहिए। यही सुनकर हमारा लड़का उससे कहता है कि वह सच में बहुत रूड है और एक ही स्ट्राइक में वह अचानक लीडर को जमीन पर गिराकर नॉकआउट कर देता है। बाकी दोनों को गुस्सा आता है कि उसने लीडर को नॉकआउट कर दिया क्योंकि वह सावधान नहीं था, इसलिए वे दोनों उसे शैंक करने के लिए सीधे उसकी ओर दौड़ते हैं। अचानक उन दोनों पर लकड़ी के क्रेट्स गिरते हैं और एक रहस्यमय लड़की जल्दी से हमारे लड़के का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने साथ आने का ऑर्डर देती है। वे दोनों वहां से भाग जाते हैं और एक छिपी हुई सेफ प्लेस पर पहुंचते हैं। जो गर्ल का उसकी मदद के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन असलियत में यह उसके लिए महज एक न्यूसेंस है क्योंकि दोनों गाइस को पीटने के बाद वह उनसे सवाल पूछने की योजना बना रहा था। गर्ल ऐसे एक्ट करती है जैसे वह पहले से ही हमारे लड़के को जानती है और उससे पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। ये कहने के बाद वह अचानक पैनिक करती है क्योंकि उसे याद आता है कि उसे छिपकर रहना है। वह उससे सवाल करता है कि क्या वह सच में उसे जानती है, लेकिन वह टॉपिक बदल देती है और कहती है कि उसने बस उसका नाम उसके कॉलर पर पढ़ा। नेम टैग को नोटिस करने के बाद वह उसे तुरंत हटा देता है। वह सोचता है कि यह अच्छी बात है कि लड़की उसे नहीं जानती, क्योंकि उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ था कि उसका नाम उसके कॉलर पर हर समय लिखा हुआ था। वह उसे यह बताने के लिए धन्यवाद करता है, जबकि वह सिर्फ खुश है कि उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी एक्सपोज्ड नहीं की। वह उसे सलाह देती है कि वह अपनी इन्फॉर्मेशन को ठीक से छिपाए क्योंकि यह एरिया बहुत डेंजरस है, और फिर कहती है कि वह उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी। लेकिन हमारा लड़का उसके ऑफर को मना कर देता है क्योंकि वह यहाँ कुछ मनी कमाने आया है। वह फैसला करता है कि उसे चले जाना चाहिए क्योंकि अगर उसे पता चला कि वह एक स्टूडेंट है तो वह गहरी ट्रबल में पड़ जाएगा। जब जो चला जाता है तो वह सोचती है कि वह निश्चित रूप से जानती है कि वह कौन है और आश्चर्य करती है कि एक स्टूडेंट मिरेकल जोन में क्या कर रहा है। जब उसने उसे छुआ तो उसे एक अजीब फीलिंग हुई जिसके कारण वह सोचती है कि वह पहले ही एक ऑरेकल बन चुका है। इस बीच हमारा लड़का अपना चेहरा ढकने के लिए एक मास्क खरीदता है ताकि उसकी आइडेंटिटी कहीं भी लीक न हो जाए। जब वह सोच रहा होता है कि उसे मनी कमाने का कोई तरीका नहीं मिला है तो एक अजनबी उसके पास आता है और उसे बताता है कि वह स्थानीय टूर गाइड है और वह उसके सभी सवालों का जवाब दे सकता है। यह सुनकर हमारा लड़का इंट्रीग्ड होता है और उससे पूछता है कि क्या वह किसी ऐसी जगह के बारे में जानता है जहां वह कुछ क्विक मनी कमा सकता है। गाइड बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने हेड काउंट 1 से बढ़ा दी है और गर्व से हमारे लड़के को उसका पीछा करने के लिए कहता है। वह जो को एक फाइटिंग अरीना में ले जाता है जहां वह पूछता है कि क्या यह एक अंडरग्राउंड फाइट क्लब है। गाइड कहता है कि वह सही है और यह फास्ट कैश कमाने का सबसे एफिशिएंट तरीका है। वह बताता है कि आज विनर को प्राइज मनी के साथ साथ लगाए गए बेट से एक विशिष्ट राशि भी मिलेगी। वह कहता है कि ऑरेकल्स भी इन लड़ाइयों में शामिल होते हैं, इसलिए ये मैचेस हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं। चल रही लड़ाई को देखने के बाद वह सोचता है कि उसके पास निश्चित रूप से यह सब जीतने का चांस है। गाइड हमारे लड़के से पूछता है कि क्या वह भाग लेना चाहता है क्योंकि वह उसे बैटिंग चिप्स दिलवा सकता है। वह उसे बताता है कि वह वैसे भी प्राइज मनी पर अपना चांस लेगा। हमारे लड़के का पीछा करते हुए रहस्यमय लड़की भी फाइट क्लब में प्रवेश करती है और उसे ढूंढना शुरू कर देती है। अचानक वह हमारे लड़के को रिंग के अंदर खड़ा देखती है और आश्चर्य करती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। भद्दा आदमी जो के सामने खुद को हाई एंड माइटी दिखा रहा है, कह रहा है कि वह एक सीटेड फाइटर है, लेकिन हमारा लड़का उसे एक ही स्ट्राइक में नॉकआउट कर देता है। भीड़ सोचती है कि यह बोरिंग है क्योंकि हर फाइटर एक ही पंच में नॉकआउट हो रहा है। हमारा लड़का सोचता है कि उसे इसे जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए और वह अगले 2 फाइटर्स को भी तुरंत निपटा देता है। इन लड़ाइयों को देखकर क्लब बॉस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसने उसे लड़ने की अनुमति केवल इसलिए दी थी क्योंकि वह कमजोर लग रहा था। लैकी उसे बताता है कि ये सभी फाइट्स देखने के बाद सभी फाइटर्स ने हार मान ली है और कस्टमर्स रिफंड की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सभी मैचेस स्टेज्ड हैं। तुरंत बॉस अपने सबॉर्डिनेट से एक स्पेशल मैच की व्यवस्था करने के लिए कहता है क्योंकि वह उसे सारा प्राइज मनी लेकर जाने नहीं देगा। इस बीच
वह अपने आखिरी ओपोनेंट को हरा देता है और पूछता है कि क्या अब उसे प्राइज मनी मिल सकती है। अनाउंसर कहता है कि क्राउड इन मैचेस से बहुत एक्साइटेड है, इसलिए उन्होंने एक स्पेशल मैच की व्यवस्था की है। हमारा लड़का सोचता है कि वे कभी भी कैश प्राइज सौंपने की योजना नहीं बनाते हैं। दूसरी ओर लैकीज एक ट्रॉली बाहर लाते हैं जिससे एक मॉन्स्टर बंधा हुआ है। अनाउंसर कहता है कि स्पेशल मैच निफलिन के खिलाफ होगा, जिसे फ्रीक भी कहा जाता है, और उसे देखकर जो सच में सरप्राइज्ड होता है। एनपीसीज उसे ट्रॉली से खोलते हैं और फ्रीक एक मृत शरीर की तरह जमीन पर गिर जाता है। वे तुरंत रिंग से बाहर भागते हैं और उसे कसकर लॉक कर देते हैं। लड़का बस खड़ा रहता है और सोचता है कि क्या हो रहा है। अचानक फ्रीक अपनी नींद से जागता है और उसके चेहरे पर सच में एक मेनेसिंग लुक होता है। भीड़ में एक मोटा आदमी अपनी गर्ल को कंफर्ट करता है कि वह मॉन्स्टर को एक ही पंच में आसानी से हरा सकता है, लेकिन असलियत में उस बीस्ट को देखकर वह लगभग डर के मारे पैंट्स में पी कर चुका था। रहस्यमय लड़की को आश्चर्य होता है कि ऐसी कोई चीज यहाँ हो भी कैसे सकती है। वह जानती है कि जो इसे अकेले नहीं संभाल सकता है और वह अपनी एबिलिटीज से उसे बचा सकती है, लेकिन तब उसका कवर ब्लोन हो जाएगा और उसकी प्लान्स लीक हो जाएंगी। इस बीच हमारा लड़का सोचता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बॉस ऐसे समय में यहाँ नहीं है और उसे इस मॉन्स्टर को हराने में निश्चित रूप से मुश्किल होगी। जब वह उसकी आंखों में घूरता है तो उसे महसूस होता है जैसे वह प्रे है और मॉन्स्टर हंटर है। उसकी सिक्स्थ सेंस उसे चीख कर दूर भागने के लिए कह रही है, क्योंकि यह चीज बहुत एक्सट्रीमली डेंजरस है। फ्रीक एक लीथल स्ट्राइक मारने के लिए हमारे लड़के की ओर दौड़ता है, लेकिन हमारा लड़का अटैक को डॉज करने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट्स का उपयोग करता है, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो वह मर गया होता। इसके बाद वह फैसला करता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे सीरियस होना पड़ेगा। मॉन्स्टर उसे एक कॉर्नर में धकेलता है और यह देखकर जो फैसला करता है कि उसे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वह अपना लेवल बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथ उधार लेता है और फ्रीक को सीधे जमीन में पंच करता है। मॉन्स्टर वहीं पड़ा रहता है और वह सोचता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन वह अचानक फिर से अटैक करता है जिससे वह बेयरली इवेड कर पाता है। वह हैरान है कि उसके सबसे मजबूत अटैक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है और वह जल्दी से दूर हट जाता है, क्योंकि वह जानता है कि वह उसे क्लोज क्वार्टर्स में नहीं हरा सकता। अरीना में चारों ओर भागते हुए हमारा लड़का उसके अटैक्स को इवेड करता है और एक ऐसे वेपन की तलाश करता है जिसका उपयोग वह मॉन्स्टर को हराने के लिए कर सके। फिर वह फ्रीक का क्लॉ तोड़ देता है और उसे डैगर के रूप में उपयोग करके जल्दी से मॉन्स्टर की गर्दन काट देता है। कट उसे मारने के लिए काफी गहरा नहीं है, लेकिन अब हमारा लड़का वास्तव में पलटवार कर सकता है। वह जानता है कि वह मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए अगर वह एक बार और करीब आ सका तो वह उसे मार सकता है। इसी विचार के साथ जो आगे दौड़ता है, लेकिन मॉन्स्टर कुछ रहस्यमय गैस छोड़ता है जो सिर्फ स्टीम निकलता है। मॉन्स्टर इस फॉग को डिस्ट्रैक्शन के रूप में उपयोग करता है और हमारे लड़के पर अलग अलग तरफ से अटैक करता है। वह फॉग के अंदर कुछ भी नहीं देख सकता और फ्रीक इस चांस का उपयोग उसे डैमेज पहुंचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि जैसे ही वह एक भी मूव करेगा हमारा लड़का उसे मार देगा। हमारा लड़का जानता है कि वह ऐसा नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर टाइम रन्स आउट हो गया तो वह मारा जाएगा। वह फैसला करता है कि वह अपनी सभी सेंसेस का उपयोग उसकी लोकेशन की पुष्टि करने और आखिरकार उसे मारने के लिए करेगा। वह जोर से कॉन्सेंट्रेट करता है और तुरंत मॉन्स्टर की लोकेशन पर लॉक कर देता है। उसके बाद वह उसे हाथ से पकड़ता है और उसे साफ काट देता है। ये वह चांस है जिसकी हमारे लड़के को फाइनल ब्लो देने के लिए जरूरत थी और वह सीधे इसके लिए जाता है, लेकिन अफसोस टाइम इज ओवर और उसका दिल दुखने लगता है। इस बीच मॉन्स्टर इस चांस का उपयोग उसे डिसार्म करने के लिए करता है और एक लीथल ब्लो देने के लिए अपनी टंग से हमला करता है। हमारा लड़का अभी भी गेव अप नहीं किया है और वह अपनी लिमिट्स को पार करने का फैसला करता है। वह फिर से स्ट्रेंथ उधार लेता है और मॉन्स्टर को उसकी टंग से पकड़ लेता है। फिर वह उसे हवा में घुमाता है और दोनों जॉज से पकड़ लेता है। वह मॉन्स्टर को चीर कर खोलने और आखिरकार उसे मारने के लिए अपनी पूरी पावर का उपयोग करता है। इस बीच कैमरास के माध्यम से देख रहे ऑफिशियल्स को कोई अंदाजा नहीं है कि वे क्या देख रहे हैं। बॉस घबराकर पूछता है कि क्या नया किड आखिरकार वेंट डाउन हो गया, लेकिन उसका चेहरा जल्दी से पीला पड़ जाता है। अरीना के अंदर खड़ी व्हाइट हेयर्ड गर्ल जो को आंखें फाड़कर घूर रही है, ये सोचकर कि उसने यह कैसे किया। मॉन्स्टर का सिर अभी भी पकड़े हुए वह सीधे कैमरा में घूरता है और वह डेथ स्टेयर अकेले ही ऑफिशियल्स को कोल्ड स्वेट में डाल देता है। बॉस पैनिक करना शुरू कर देता है, कोसता है कि उसने उस फाइटर को लाने में एक फॉर्चून खर्च कर दिया सिर्फ इसलिए कि लड़के ने उसे कुछ भी नहीं की तरह कुचल दिया।
अनाउंसर खुद को रिकवर करने के लिए हाथापाई करता है, जो को बधाई देता है और उसे अपना रिवॉर्ड लेने के लिए स्टाफ का पीछा करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद बैक स्टेज में कैश से भरा एक ब्रीफ केस उसके सामने रखा है। ऑफिशियल बताता है कि इसका कुल टोटल लगभग $5 लाख है। वह उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन बॉस अचानक उसे जोर से बंद कर देता है। एक शेडी ग्रिन के साथ वह घोषणा करता है कि डील बदल गई है, कि या तो जो एक परमानेंट फाइटर बन जाता है और पूरी राशि प्राप्त करता है, या वह केवल एक चौथाई लेकर चला जाता है। लड़का अपनी आंखें सिकोड़ता है और मांग करता है कि वह इसे दोहराए। बॉस चिल्लाता है, येलिंग करता है कि उस फाइट के बाद बाकी सभी कंटेस्टेंट्स रैन अवे हो गए और उसके प्राइज्ड वॉरियर को सडन हेड लॉस डिजीज से सफर होना पड़ा। हमारा लड़का पलटवार करता है कि यह उनका ओरिजिनल डील नहीं था। वह उसे याद दिलाता है कि टर्म्स में कहा गया था कि अगर उनका ओपोनेंट रिंग में मर जाता है तो फाइटर्स लायबल नहीं हैं। फिर से पूछ रहा है कि क्या यह सहमत कंडीशन नहीं थी। जो का ऑरा अकेले ही आदमी के चेहरे से रंग छीन लेता है। मर्डरस वाइब्स देते हुए वह पूरे पेमेंट की मांग करता है, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। यह सुनकर बॉस उसे धमकाने के लिए एक गन निकालता है, लेकिन वह ब्लिंक भी नहीं करता। एक ही मोशन में हमारा हीरो वेपन को डिसमेंटल कर देता है और थग की उंगली तोड़ देता है। दर्द से चिल्लाते हुए बॉस अपने आदमियों को किड को बुलेट्स से भरने का ऑर्डर देता है। उसके लैकीज तुरंत अपनी गन्स निकालते हैं, फायर करने के लिए तैयार। वह बस अनॉयंस में साई करता है, प्रति सेकंड और ज्यादा इरिटेटेड हो रहा है। बाहर व्हाइट हेयर्ड गर्ल एकदम से तनाव में आ जाती है जैसे ही अचानक गनफायर शुरू हो जाता है। एक पल बाद एक आदमी विंडो से हर्ल्ड किया जाता है, एक खाली सोडा कैन की तरह उड़ता हुआ जमीन पर पड़े अनकॉन्शियस बॉडीगार्ड को घूरता है। भीड़ सोचती है कि क्या कोई मूवी फिल्माई जा रही है। हालांकि व्हाइट हेयर्ड गर्ल को शक है कि यह सारा केओस जो का ही हैंडीवर्क है। इस बीच हमारा हीरो बिना एक पल सोचे बॉडीगार्ड्स के बीच से टेयरिंग थ्रू करता है, इस बात से अनफेज्ड है कि उनके पास गन्स हैं। एक बॉल्ड थग उसे फायर करने के लिए अपनी गन उठाता है, लेकिन वह उसके सिर को सीधा वॉल में स्लैम कर देता है। बाहर बर्स्टिंग वह कैश हाथ में लिए बोल्ट करता है, जबकि ऊपर थग्स उसे कैप्चर करने के लिए ऑर्डर्स चिल्लाते हैं। जैसे ही वह स्ट्रीट्स पर स्प्रिंट करता है, उसे एहसास होता है कि वह अपनी लिमिट को हिट कर रहा है और उसका बॉडी स्लो हो रहा है। उसकी इंजरीज भी धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ को ड्रेन कर रही हैं। अचानक एक हाथ उसकी हुडी को ग्रैब करता है और उसे एक नैरो एली में यांक कर लेता है। इससे पहले वाली गर्ल तुरंत उसके माउथ पर एक हाथ क्लैंप कर देती है, क्योंकि थग्स बिना ध्यान दिए रश पास्ट हो जाते हैं। एक बार कोस्ट क्लियर होने के बाद वह उसे बताती है कि वह सेफ है, और जो उसे पहले से रिकॉग्नाइज करता है। वह उसे अपनी स्ट्रेंथ बचाने का इंस्ट्रक्ट करती है और बताती है कि उसे एक हिडन एस्केप रूट का पता है। उसे एक टनल तक गाइड करते हुए वह वार्न करती है कि अगर उसने अभी मूव नहीं किया तो थग्स पूरे डिस्ट्रिक्ट को सील ऑफ कर देंगे और उसे कैप्चर कर लेंगे। वह रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कट ऑफ कर देती है, उसे मूव करने के लिए कहती है। कोई और चॉइस न होने पर वह उसे थैंक्स कहता है और टनल में डार्ट ऑफ हो जाता है। उसके जाने के बाद वह अपने कम्युनिकेटर पर टैप करती है। दूसरी तरफ एक आवाज गुस्से में डिमांड करती है कि वह कहाँ डिसअपियर हो गई थी। वह इसे ब्रश ऑफ करती है, अपनी सिस्टर को शटअप होने और उनके ग्रैंडफादर को लाइन पर लाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे रिपोर्ट करने के लिए कुछ मिला है। सीन फिर से जो पर शिफ्ट होता है, जो अपार्टमेंट में स्टंबल करने से पहले मुश्किल से मैनेज कर पाता है और फ्लोर पर कोलैप्स हो जाता है। एयर के लिए गास्प करते हुए वह अपनी चेस्ट को क्लच करता है, अवेक रहने के लिए फाइट करता है। लेकिन जिस पल उसका बॉडी अपनी स्ट्रेंथ का आखिरी हिस्सा बर्न थ्रू करता है, हमारा लड़का आखिरकार जमीन पर अनकॉन्शियस हो जाता है। वह एक ड्रीम में ड्रिफ्ट हो जाता है जहां उसकी माँ बेहतर होने के बारे में झूठ बोलने के लिए अपोलोजाइज करती है। ट्रूथ ये है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा कुछ ही ईयर्स बचे हैं। वह अपने बेटे को बताती है कि वह उसे ग्रो होते देखने, उसके चिल्ड्रन से मिलने, बस थोड़ा और टाइम स्पेंड करने के अलावा और कुछ नहीं चाहती थी। हमारे हीरो की माँ उसके साइड में रहने की स्ट्रेंथ न होने के लिए फिर से अपोलोजाइज करती है और उसे बताती है कि वह उससे इस वर्ल्ड में किसी भी चीज से ज्यादा लव करती है। टीयर्स उसके चेहरे पर बहते हैं जैसे ही हमारा हीरो रियलिटी में वापस यांक हो जाता है। उसकी आईज स्नैप ओपन होती हैं, लेकिन वह खुद को स्टेडी करता है और विंडो के बाहर सनी स्काई को देखता है। सिटअप होते हुए उसे एहसास होता है कि वह अभी भी जो चन के हाउस के अंदर है। रिलीफ उसे वॉश ओवर करता है कि वह अलाइव है, भले ही इस चाइल्डहुड नाइटमेयर ने उसे अवोक किया। फिर एक आवाज उसके हेड के अंदर बजती है, पूछती है कि क्या वह आखिरकार अवेक हो गया है। उसे कैच ऑफ गार्ड करती है। फिर वह डीमन से पूछता है
कि डीमन इन पिछले कुछ दिनों में कहाँ रहा है, लेकिन कर्स्ड बुक बिजनेस के बारे में कुछ एक्सक्यूज मटर करता है। इसके बजाय वह क्वेश्चन को फ्लिप कर देता है, पूछता है कि वह क्या किया कि 2 दिन स्ट्रेट अनकॉन्शियस रहा, इससे पहले कि वह रिप्लाई कर सके। डीमन इसे पीस टुगेदर करता है कि वह अंडरग्राउंड अरीना में स्नक गया, बहुत ज्यादा एनर्जी बर्न की और एक मॉन्स्टर के साथ टो टू टो गया। गोल्डफिंगर एक्सप्लोड होता है, उसे ऐसे रेकलेस स्टंट करने के लिए शाउट करता है। वह इसे श्रग ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन लगा रहता है, वॉर्न करता है कि उसकी पावर उसे दूसरी बार वापस लाने के लिए इनफ नहीं है। वह उसे अपनी लाइफ को और ज्यादा वैल्यू देने के लिए प्रेस करता है, क्योंकि यह उसका दूसरा शॉट है और वह इसे वेस्ट नहीं कर सकता। इससे जो स्माइल करता है और डीमन को उसकी बैक वॉच करने के लिए थैंक्स कहता है। गोल्डफिंगर थोड़ा रिलैक्स करता है, फिर एडमिट करता है कि जिस मॉन्स्टर से वह लड़ा वह इस वर्ल्ड का नहीं लगता। यह थॉट हमारे लड़के को उस कर्स्ड प्लेस में मिली गर्ल को रिकॉल कराती है, लेकिन वह इसे पुश असाइड करता है, क्योंकि अभी लेवलिंग अप ही मैटर करता है। तभी उसे पिछली रात का अपना रिवॉर्ड याद आता है और वह तुरंत ब्रीफ केस स्नैप ओपन करता है ताकि क्रिस बिल्स के स्टैक्स को रिवील कर सके। डीमन पैसे के लिए अपनी नेक रिस्क करने के लिए उसका मॉक करता है, लेकिन वह रिप्लाई करता है कि कम से कम अभी के लिए उसे टूर्नामेंट के बाद तक अपने डेट्स के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। खुद को देखते हुए वह कहता है कि स्कूल वापस जाने से पहले उसे इस इंजरी को पैच अप करना होगा। अपना हेड रब करते हुए वह ग्रोन करता है कि उसे अभी भी हॉस्पिटल, बैंक और क्लासेस एक ही दिन में हिट करना है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे चेक ओवर करता है और कहता है कि वूंड जल्दी हील हो जाएगा जब तक वह इसे क्लीन रखता है। रिकवरी की स्पीड को नोटिस करते हुए आदमी पूछता है कि क्या हमारा लड़का एक ऑरेकल है, जिस पर वह यस कहता है। तुरंत डॉक्टर गियर्स शिफ्ट करता है और उसे एक मेंबरशिप प्लान सेल करने की कोशिश करता है। वह तुरंत उसे शूट डाउन करता है, इसके बजाय नॉर्मल मेडिसिन के लिए पूछता है, यह फील करते हुए कि मॉन्स्टर की टंग पॉइजनस नहीं थी। वह डॉक्टर को कुछ ऑइंटमेंट हैंड ओवर करते हुए देखता है, लेकिन जैसे ही वह बॉटल लेता है वह फ्रीज हो जाता है और डिसबिलीफ में घूरता है। फिर डॉक्टर से पूछता है कि बॉटल ग्लो क्यों कर रही है, लेकिन आदमी उसे एक वियर्ड लुक देता है, इंसिस्ट करता है कि यह एक ऑर्डिनरी कंटेनर है। लड़का एक पल के लिए भी इसे बाय नहीं करता, साफ तौर पर इसे उसके हाथ में शाइन करते हुए देखता है। डॉक्टर फिर से मेंबरशिप डील पुश करने की कोशिश करता है, कहता है कि काउंसलिंग सेशंस उसके स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेलुसिनेशंस में मदद करेंगे, लेकिन वह श्रिंक को इग्नोर करता है। कॉरिडोर में जो हर जगह एनर्जी के स्ट्रेंज फ्लो को नोटिस करता है, अपना हाथ बाहर पकड़े हुए वह इसे और ज्यादा ब्राइटली ग्लो करते हुए देखता है और रियलाइज करता है कि यह स्टार एनर्जी से टाइड होना चाहिए। अंडरग्राउंड फाइट को याद करते हुए उसे शक है कि उस बैटल ने किसी तरह की अवेकनिंग ट्रिगर की है। फिर वह स्माइल करता है, सोचता है कि अगर वह अब सचमुच स्टार एनर्जी सेंस कर सकता है तो वह इसे और ज्यादा एफिशिएंटली अब्सॉर्ब कर सकता है। तभी एक आदमी ब्राइट ग्रीन ऑरा रेडिएट करते हुए पास से गुजरता है और जो खुद को नॉर्मल एक्ट करने के लिए फोर्स करता है। आदमी के गुजर जाने के बाद वह एक और लुक स्नीक करता है और कोल्ड स्वेट में ब्रेक होता है। सोचता है कि इस आदमी की स्टार एनर्जी अनदर लेवल पर है। ग्रीन हेयर्ड स्ट्रेंजर पॉज करता है कुछ सेंस करते हुए और सोचता है कि क्या उसे अभी स्कैन किया गया था, लेकिन फिर इसे शेक ऑफ करता है। उसके कम्युनिकेटर पर एक आवाज उस पर ब्लास्ट करना शुरू कर देती है, इमीडिएटली एलियन स्टार को ट्रैक डाउन करने की डिमांड करती है। ग्रीन हेयर्ड मैन व्यक्ति को काम डाउन होने के लिए कहता है, क्योंकि वह कुछ समय के लिए कंट्री में स्टिक अराउंड करने की प्लान बनाता है। आवाज पुश बैक करती है, उसे रिमाइंड कराती है कि बॉस की प्रोफेसी ने एलियन स्टार को एक बॉस टियर थ्रेट के रूप में मार्क किया है, जिसे लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है। अपने सनग्लासेस स्लाइड ऑफ करते हुए ग्रीन हेयर्ड मैन स्मर्क करता है और कहता है कि बॉस बहुत ज्यादा वरी करता है। वह डिक्लेयर करता है कि अगर एलियन स्टार सच में उनका एनिमी है तो वह उन्हें बिना किसी हेजिटेशन के क्रश कर देगा। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल उसे क्लासेस और अपने कॉल्स दोनों को स्किप करने के लिए स्कोल्ड करना शुरू कर देता है। वह अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वह कुछ पर्सनल मैटर्स में कॉट अप हो गया था। प्रिंसिपल अपना टोन सॉफ्टन करता है, एंगर से ज्यादा कंसर्न शो करता है, लेकिन वह उसे रियश्योर करता है और पूछता है कि क्या यह टूर्नामेंट के बारे में है। ओल्ड मैन अपना हेड शेक करता है और एक्सप्लेन करता है कि उसे टूर्नामेंट के लिए उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है। इसके बजाय वह पूछता है कि क्या स्कूल उसकी मदद कर सकता है अगर वह सच में ट्रबल में है। वह हमारे लड़के को रिमाइंड कराता है कि स्कूल की टॉप प्रायोरिटी एलीट ऑरेकल्स को सपोर्ट करना है, जो स्माइल करता है और उसे वरी न करने के लिए कहता है, टूर्नामेंट में अपना सब कुछ देने का प्रॉमिस करता है, जिससे आखिरकार प्रिंसिपल को ईज मिलता है। थोड़ी देर बाद शेन और सू उससे मिलने के लिए रश ओवर होते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ।
शन हमारे लड़के को पहले एक कॉम्बैट टेक्निक मेंशन करते हुए याद करता है और फिर अपनी पॉकेट्स डिग थ्रू करता है। एक क्रेडिट कार्ड पुल आउट करते हुए वह एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने उसके लिए 3 लाख पुल टुगेदर करने में मैनेज किया, जिसे वह बाद में कभी भी पे बैक कर सकता है। यह सुनकर वह सरप्राइज से फ्रीज हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि दोनों ने उसकी बातों को कितनी सीरियसली लिया था। वह उन्हें थैंक्स कहता है, लेकिन एडमिट करता है कि उसने उस टेक्निक को लेने के बारे में अपना माइंड चेंज कर लिया है। तभी वेन हाउ आता है, असामान्य रूप से शाय लग रहा है और अपने पहले के बिहेवियर के लिए अपॉलॉजी के तौर पर 50,000 ऑफर करता है। हमारा हीरो थॉट के लिए उसे थैंक्स कहता है, जबकि सू रेड हेड से इंटरोगेट करना शुरू कर देती है कि क्या उसका कोई शेडी अल्टीरियर मोटिव है। वेनहाउ एडमिट करता है कि वह केवल जो को फ्रॉड कहने के लिए मेकअप करना चाहता था और अब होप करता है कि वे फ्रेंड्स बन सकते हैं। सू लीन इन करती है और विस्पर करती है, पूछती है कि क्या उन्हें लड़के को ज्वाइन होने देना चाहिए, और वह श्रग करता है, कहता है कि उसे माइंड नहीं है। सू फिर वेनहाउ की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वह 4th मेंबर बनने के लिए फाइन है, और वह रिप्लाई करता है कि रैंकिंग उसके लिए मैटर नहीं करती। शेन तुरंत उसे बॉस अराउंड करने की कोशिश करता है, उसे एक वाटर बॉटल फेच करने के लिए कहता है, जिससे दोनों के बीच एक हीटेड डिस्कशन स्पार्क हो जाती है। जो बस स्माइल करता है, रियलाइज करता है कि उसे कुछ सॉलिड फ्रेंड्स मिल गए हैं। सीन फिर फास्ट फॉरवर्ड होता है, वह एक ट्रेडमिल पर रन कर रहा है। रिकॉल करता है कि ऑरेकल्स फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, हालांकि अब्जॉर्प्शन रेट पेनफुली स्लो निकलती है। यहां तक कि ट्रेनिंग गियर स्ट्रैप्ड ऑन होने पर भी ज्यादातर एनर्जी अभी भी लीक आउट हो जाती है, जो फिगर करता है कि यही रीजन होगा कि इतने सारे लोग कभी भी लेवल 1 से आगे नहीं बढ़ पाते, और खुद से कहता है कि उसे जल्दी ही एक बेहतर मेथड चाहिए। तभी शेन स्टेप इन करता है और एक ड्यूअल मैच सजेस्ट करता है, क्लेम करता है कि यह बोरिंग सोलो ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा बेहतर काम करता है। हमारे हीरो के लिए यह क्लिक करता है कि शेन शायद कुछ ऑन टू हो सकता है, क्योंकि उस फाइट के दौरान ही उसकी न्यू एबिलिटी अवेकन हुई थी। उस थॉट के साथ वह शेन को सभी को गैदर करने का ऑर्डर देता है। कुछ ही पल बाद शेन और सू उस पर एक कंबाइंड अटैक लॉन्च करते हैं। वह उन्हें फेंड ऑफ करता है, रिजल्ट से सेटिस्फाइड फील करता है, इससे पहले कि दोनों को रेस्ट करने के लिए कहे। वह पॉइंट आउट करता है कि वे 1 आवर से ज्यादा समय से ऐसा कर रहे हैं। जबकि शेन और सू एयर के लिए गास्प करते हैं, सू एडमिट करती है कि उसने सोचा था कि वह 1-on-1 स्पार मेंशन करते समय मजाक कर रहा था, और शेन ऐड करता है, दिस ट्रेनिंग मेथड इज इनसेनली इफेक्टिव। फिर वह वेनहाउ की ओर देखता है, कहता है, इट्स हिज टर्न नाउ, और रेडहेड स्मर्क करता है, डाइव इन करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ग्रुप को देखते हुए जो कंक्लूड करता है कि थ्योरी करेक्ट है, क्योंकि सभी की अब्जॉर्प्शन रेट सोर हो रही है और वे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से लेवल अप होंगे। जहां तक उसकी बात है, एक नेचुरली हाई अब्जॉर्प्शन रेट के साथ वह टेस्ट को और पुश कर सकता है। इस वर्ल्ड में सप्लीमेंट्स डाइल्यूटेड होते हैं ताकि वे सेफ रहें, लेकिन फिर भी खराब अब्जॉर्प्शन वाले लोगों को उनका उपयोग करने से शायद ही कोई बेनिफिट होता हो। इसके विपरीत बोरो पावर स्किल किसी भी सप्लीमेंट से 100 गुना ज्यादा कंसंट्रेटेड है, और अगर वह इसे रेकलेसली अब्जॉर्ब करता है तो उसका बॉडी लिटरली एक्सप्लोड हो जाएगा। लेकिन अगर वह फ्लो कंट्रोल कर सके और इसे धीरे धीरे टेक इन कर सके, तो इनसेन स्पीड से लेवलिंग अप वास्तव में पॉसिबल हो सकता है। उस गैम्बल को माइंड में रखते हुए जाओ इमीडिएटली स्किल एक्टिवेट करता है, ऑरा की हेवी वेव्स अनलीश करता है। एनर्जी का रॉ फोर्स उसे कैच ऑफ गार्ड करता है, लेकिन यह सेंस बनाता है क्योंकि एबिलिटी उसे एक शॉट में 2 लेवल्स बूस्ट करने की अलाउ करती है। खुद को टेंस करते हुए वह एनर्जी को एक थिन कंट्रोल्ड स्ट्रीम में फोर्स करता है और इसे अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसका बॉडी स्ट्रेन के तहत लॉकअप हो जाता है, हर मसल ओवरवेलमिंग प्रेशर से स्क्रीम करती है, अपनी पूरी विल पावर फोकस करते हुए, जो नोट करता है कि एनर्जी कितनी तेजी से उसे भर देती है, उससे ज्यादा तेजी से जो उसने पहले कभी फेल्ट नहीं किया था। फिर पैनिक हिट करता है और उसका बॉडी ऐसा लगता है जैसे वह बर्स्ट अपार्ट होने वाला है। कोई और चॉइस न देखकर वह अपना हाथ ऊपर पॉइंट करता है और ओवरफ्लो रिलीज करता है। एनर्जी वेव्स में ब्लास्ट आउट होती है, जिससे उसके फ्रेंड्स को क्रशिंग प्रेशर से खुद को शील्ड करना पड़ता है। वे बिलीव नहीं कर सकते कि वे क्या विटनेस कर रहे हैं, शॉक में मटर करते हैं कि जो अचानक इतना ओवर पावर्ड कैसे हो गया। तभी गोल्ड फिंगर अपीयर होता है क्योंकि वह डिस्टर्बेंस से ड्रॉन हुआ है। डीमन अपने सामने साइट पर फ्रीज हो जाता है, जो स्वेट में भीगा हुआ शांति से उसे बताता है कि उसने पावर अब्जॉर्ब करने में मैनेज किया। डीमन मुश्किल से बिलीव कर पाता है कि लड़के ने ऐसा पुल्ड इट ऑफ, और फिर जोर से वंडर करता है कि क्या जो सच में उसका लॉन्ग अवेटेड सोलमेट है। वह बॉस से पूछता है कि क्या उसने कुछ कहा, लेकिन बॉस टॉपिक चेंज करके कहता है
कि वह बस खुश है कि हमारा लड़का डेड नहीं है। सारा कमोशन सुनकर कोच रन करते हुए आता है और पूछता है कि क्या हुआ, और सू उसे बताती है कि जो ही वह है जिसने वह सारी एनर्जी रिलीज की थी। कोच स्टार एनर्जी की अमाउंट देखकर सरप्राइज्ड होता है और वह तुरंत असिस्टेंट्स को मेजरमेंट डिवाइस लाने के लिए कहता है। हमारे हीरो की पावर मेजर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह पहले ही एक लेवल 3 ऑरेकल बन चुका है। पहले तो कोच अपनी आईज बिलीव नहीं कर पाता, लेकिन फिर वह प्रिंसिपल्स ऑफिस की ओर रश करता है ताकि उसे इसके बारे में बता सके, क्योंकि वह फर्स्ट लेवल 3 ऑरेकल है जिसे स्कूल ने बहुत लंबे समय बाद देखा है। इस बीच सू उससे पूछती है कि वह इतनी जल्दी लेवल अप कैसे हो सकता है और उसे मेथड सिखाने के लिए कहती है। वह उसे बताता है कि यह उस सारी ट्रेनिंग की वजह से है जो वह कर रहा है, और वह डिसाइड करता है कि अगली बार वह यह प्राइवेट में करेगा ताकि अननेसेसरी ट्रबल ना हो। यह सुनकर वे तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं और वे अपनी प्रैक्टिस की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं। दूसरी ओर हमारा लड़का बॉस से पूछता है कि वह इस बार उस पर गुस्सा क्यों नहीं हुआ। वह कहता है कि अब उसे इसकी गेट यूज्ड टू हो गई है। गोल्डफिंगर अपनी सारी पावर्स यूज कर सकता है अगर वह बस जल्दी लेवल अप होना चाहता है, क्योंकि उसे जो को स्ट्रॉन्गर होने की जरूरत है। लेकिन वह डीमन को बताता है कि उसे वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह स्टार एनर्जी का एक माउंटेन स्टोर कर रहा है और एक बार जब वह इस न्यू स्ट्रेंथ में सेटल हो जाता है तो वह फिर से लेवल अप होने वाला है। बॉस ये सुनता है और पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। टाइम मूव्स फास्ट है और कंपटीशन करीब आती है और हमारा हीरो एक एब्सोल्यूट यूनिट की तरह ट्रेन करता है, जब तक कि आखिरकार बिग डे यहाँ है। जब वे वेन्यू में स्टेप करते हैं तो पूरी स्क्वाड बज कर रही होती है। सू एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वह बिलीव नहीं कर सकती कि वह वास्तव में यहाँ तक मेड इट है, और कहती है कि उसकी माँ प्राउड होंगी। शेन कुछ नॉलेज फ्लेक्स कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि इस साल पार्टिसिपेंट्स की सबसे बड़ी क्राउड है। वेन कट इन करता है और उससे पूछता है कि क्या वह लेवल 4 ब्रैकेट के लिए रेडी है। लड़का सॉल्टी है कि वह ज्वाइन होने के लिए समय पर लेवल अप नहीं हुआ, लेकिन जो बस श्रग करता है। प्रिंसिपल के वर्ड्स अभी भी उसके हेड में एको करते हैं कि उसे अपना सब कुछ देना चाहिए, और अगर चीजें बहुत मैसी हो जाती हैं तो बस फॉरफिट कर दे। फिर से लाइव करने के लिए कोई शेम नहीं है, क्योंकि लेवल 3 और लेवल 4 के लिए अरीना स्प्लिट हैं। वे तीनों पार्ट वेज हो जाते हैं, उसे खुद ही प्रेप करने के लिए छोड़ देते हैं। इस बीच प्रिंसिपल और कोच वीआईपी एरिया में रोल करते हैं, एक कैंडी शॉप में बच्चों की तरह लुक अराउंड करते हैं। कोच चकल करता है, कहता है, दिस इज द काइंड ऑफ लग्जरी देव बिन वेटिंग ऑन। ये सब उनके स्कूल की थैंक्स है कि आज लेवल 4 ब्रैकेट में एक फाइटर सेंड किया है। अचानक प्रिंसिपल वांग शो अप होते हैं और प्रिंसिपल को सिर्फ कुछ मंथ्स में 2 हाई लेवल स्टूडेंट्स बनाने पर कंग्रेचुलेट करते हैं। प्रिंसिपल हम्बली एक्ट करता है और कहता है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, यह सब स्टूडेंट्स की हार्ड वर्क की वजह से है। उसने केवल उनकी नीड्स मीट करने में मदद की। वह वांग को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स भी कहता है, क्योंकि उसने उसे कंपटीशन के बारे में सारी की इन्फॉर्मेशन दी थी। रिफॉर्मेशन के बाद गवर्नमेंट ने विनिंग स्कूल्स के लिए ग्रांट्स अनाउंस किए, और इन ग्रांट्स की वजह से टूर्नामेंट की डिफिकल्टी भी राइज होगी। अचानक एक एरोगेंट बंदा कहता है कि एक हिलबिली जबरदस्ती वीआईपी लाउंज में घुस आया है और यह सब हंगामा कर रहा है। प्रिंसिपल उसे जवाब देना चाहते हैं, लेकिन वोंग उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि उनसे मेस न करें, क्योंकि वे सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने यह कंपटीशन पहले ही जीत लिया है। प्रिंसिपल कहते हैं कि यह सब अतीत की बात है और कोई नहीं जानता कि यह कंपटीशन कौन जीतेगा। वह सफेद बालों वाला आदमी उसे पहली और आखिरी बार इस सीन का एंजॉय करने के लिए कहता है, ताकि वह इसे साफ साफ याद रख सके। कोच प्रिंसिपल से पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट्स ठीक रहेंगे, क्योंकि वे पहली बार इतनी हाई लेवल कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। फिर ह्यू कोच से पूछता है कि वह अपने स्टूडेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। वह जवाब देते हैं कि वे सभी टैलेंटेड हैं और जो एक प्रोडिजी है जो किसी भी जीनियस से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। प्रिंसिपल उनसे कहते हैं कि उन्हें बस स्टूडेंट्स पर बिलीव करना है। स्टैंड्स में क्लास जो के लिए चीयरिंग कर रही है, लेकिन वह उसके लिए चिंतित है और बहुत नर्वस है, क्योंकि वह पहली बार यहाँ आई है। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका लड़का कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, लेकिन अब वह यहाँ उसके लिए चीयर कर रही है। एक हफ्ता पहले स्कूल में वह सोच रही थी कि जो एकेडमी का राइजिंग स्टार बन गया है वह उससे अब और नहीं मिल सकती, क्योंकि अब वह लोअर क्लास के किसी भी व्यक्ति से बॉदर नहीं करेगा। ये सब सोचते हुए वह फर्श पर गिरने ही वाली होती है, लेकिन हमारा हीरो आ जाता है और उसे सही समय पर पकड़ लेता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है और वह उसे थैंक करती है। फिर पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। वह उससे कहता है कि उसने उसे देखा, इसलिए वह ही कहने चला आया। वह स्वीकार करती है कि उसे लगता है कि अब वह एक एलीट है और लोअर क्लास के किसी भी व्यक्ति से कभी नहीं मिलेगा। वह उससे कहता है कि फ्रेंड्स हमेशा के लिए होते हैं
और चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें बदला नहीं जा सकता। यही सुनकर वह हैप्पी महसूस करती है और सोचती है कि जो बिल्कुल नहीं बदला है और वह निश्चित रूप से टूर्नामेंट जीत सकता है। अनाउंसर घोषणा करता है कि कंटेस्टेंट्स स्टेज पर आ रहे हैं और क्लास रिप्रेजेंटेटिव हमारे लड़के को दूसरों के साथ बाहर चलते हुए देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अनाउंसर कहता है कि वह इस साल के एक्सचेंज कंपटीशन में सभी का स्वागत करता है और इस इवेंट को वह और उनकी पार्टनर लिलियन होस्ट करेंगे। यह नाम सुनकर क्राउड पूरी तरह से वाइल्ड हो जाती है, क्योंकि वह पूरे देश की सबसे फेमस आइडल्स में से एक है। डीवा कहती है कि वह यहाँ कड़ी मेहनत करने आई है और आज वह सिर्फ एक साधारण अनाउंसर है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स इस कंपटीशन के असली स्टार्स हैं। उसके बाद अनाउंसर रूल्स समझाता है कि 12 MMI से 48 कंटेस्टेंट्स हैं, लेवल 4 ब्रैकेट में 16 और बाकी के 32 लेवल 3 ब्रैकेट में हैं। वह कहता है कि हॉल केवल लेवल 4 ब्रैकेट के लिए है और रैंकिंग्स दोनों ब्रैकेट्स के स्कोर्स पर आधारित होंगे, जिन्हें बाद में पॉइंट्स में बदल दिया जाएगा। कॉन्टेस्टेंट्स एक दूसरे का एक एक करके सामना करेंगे और विनर आगे बढ़ेगा। फिर वह दूसरे मैच के विनर का सामना करेगा जब तक कि केवल एक फाइटर शेष न रहे। टाइम लिमिट 30 मिनट है और मैच तब समाप्त होता है जब एक कंटेस्टेंट या तो सरेंडर कर देता है या उसमें लड़ने की कोई एबिलिटी नहीं बचती है। लिलियन कहती है कि इस साल के टूर्नामेंट के रूल्स बहुत टफर हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सभी को पिलर के शीर्ष पर देखने के लिए कहती है। जब वे एस रैंक सेलिब्रिटी बायुआ को हॉल में बैठे हुए देखते हैं तो क्राउड सभी एक्साइटेड हो जाती है। अपनी डोमिनेटिंग पावर दिखाने के लिए वह कैजुअली एक उंगली से फ्लोर को हिला देता है। अनाउंसर बताते हैं कि मास्टर ने यह स्पेशल रिंग सेटअप किया है जो ऑडियंस को स्ट्रे अटैक से बचाता है, इसलिए वह हर मैच के बाद रिंग को तुरंत रिपेयर भी कर सकता है। वह कंटेस्टेंट्स को जेम्स पहनने के लिए भी कहता है, क्योंकि वे कंटेस्टेंट सर्टिफिकेशन के रूप में कार्य करते हैं और डेंजरस सिचुएशंस में उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। हर कोई फुसफुसा रहा है कि एक एस रैंक वास्तव में टेरिफाइंग है और हमारा लड़का सोचता है कि उसकी पावर लगभग गोजो के बराबर है। वह बंदा हर चीज के बारे में इतना केयरफ्री दिखता है कि उसे नर्वस भी महसूस नहीं होता। आइडल कहती है कि रिजल्ट्स जेम्स पर डिस्प्ले होंगे और वह आधिकारिक तौर पर घोषणा करती है कि कंपटीशन अब शुरू होता है। पहला मैच सिर्फ 17 मिनट में समाप्त हो जाता है और विनर है शियान। प्रिंसिपल कहते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि एक एस रैंक ऑरेकल व्यक्तिगत रूप से टूर्नामेंट की देखरेख कर रहा है, जिसका अर्थ है कि इस साल के मैचेस अविश्वसनीय रूप से चैलेंजिंग होने वाले हैं। प्रिंसिपल वोंग कहते हैं कि यह सब लेवल 4 और लेवल 3 के बीच के डिफरेंस के कारण है। चूंकि लेवल 4 ऑरेकल्स को पहले से ही अपनी फाइटिंग टेक्निक्स पर पूर्ण मास्टरी होती है, इसलिए फेमस स्कूल्स इतने वेल्थी हैं कि सी रैंक टेक्निक्स खरीदना उनके लिए रोजमर्रा की बात है। वे हमेशा टूर्नामेंट जीतने में सक्षम क्यों होते हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि वे ग्रांट मनी का उपयोग अपने कंटेस्टेंट्स को बेहतरीन पोशंस और फाइटिंग टेक्निक्स प्रदान करने के लिए करते हैं। लेकिन इस साल चीजें पूरी तरह से बदलने वाली हैं। 5वां मैच लान चिन और लिये के बीच है और इसमें चिन अपने ओपोनेंट के हर अटैक को डॉजिंग करके उसके साथ खेल रही है। फिर वह एक एबिलिटी बेस्ड फाइटिंग टेक्निक का उपयोग करती है और अंतिम ब्लो मारने से पहले अपने ओपोनेंट को रिस्ट्रेन कर लेती है और मैच जीत जाती है। ये देखकर क्राउड सभी एक्साइटेड हो जाती है और कई लोग सोचते हैं कि वह गुप्त रूप से किसी प्रकार के मैजिक का उपयोग कर रही है। ये देखकर प्रिंसिपल सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की एबिलिटी केवल एक सुपीरियर रैंक्ड ऑरेकल द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। प्रिंसिपल वोंग को प्राउड महसूस होता है और वह कहते हैं कि वह एक प्रोडिजी है जिसने कम उम्र में यह एबिलिटी प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही उसके पास ऐसी एबिलिटी हो। लेकिन वोंग उन्हें ताना मारते हैं कि अगर यह सच है तो उन्होंने उसे रिक्रूट करने की कोशिश क्यों की। प्रिंसिपल ली जवाब देते हैं कि यह सिर्फ एक अर्ली अवेकनिंग है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। छठे मैच में वोंग अपने ओपोनेंट को अटैक करने की अनुमति भी नहीं देता है और सिर्फ 5 सेकंड्स में मैच समाप्त कर देता है। यह देखकर क्राउड सोचती है कि ब्लेजिंग ऑरेकल इस साल का टूर्नामेंट भी जीत जाएगा। दूसरे प्रिंसिपल का मानना है कि प्रिंसिपल ली द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाए गए स्टूडेंट से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। ली दिखाने के लिए कहते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, लेकिन वोंग उन्हें इसके बजाय इंतजार करने और देखने के लिए कहते हैं। हु सोचता है कि यह बैटल उनके लीग से पूरी तरह से बाहर है, क्योंकि वे इतने लो रैंक्ड हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइंग भी पहले से ही एक मिरेकल है। अगर जो एक भी मैच जीतता है या कम से कम सिर्फ एक शो डालता है तो वह अपना सिर ऊंचा रख सकता है। 7वें मैच के अंत के बाद
हमारा हीरो अगला कंटेस्टेंट है और सोचता है कि उसका ओपोनेंट किस तरह का फाइटर होगा। गोल्ड फिंगर उसे अपनी पावर्स उधार लेने और मैच जल्दी खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन वह कहता है कि अगर वह ऐसा करता है तो वह सबका ध्यान खींचेगा और अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो वह वास्तविक ट्रबल में पड़ सकता है। रिंग की ओर जाते समय वह चिन से मिलता है। वह उसे बताती है कि लास्ट मैच में होना उसके लिए अनलकी है क्योंकि उसका ओपोनेंट सबसे मजबूत फाइटर्स में से एक है और उसकी फाइटिंग टेक्निक इतनी पावरफुल है कि एक डी रैंक ऑरेकल भी इसे पूरी तरह से एंड्योर नहीं कर सकता। हमारा लड़का पूछता है कि क्या लो रैंक्ड मैचेस में इतनी पावरफुल टेक्निक का उपयोग करना खतरनाक नहीं है। चिन उसे समझाती है कि जेमस्टोन एक डेडली अटैक को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत डैमेज होगा क्योंकि यह कंपटीशन की कड़वी रियलिटी है। ये कहने के बाद वह पूछता है कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है और वह उसे बताती है कि वे एलाइज हैं क्योंकि उनका गोल एक ही है, वह है सभी एरोगेंट फूल्स को पीटना। जाने से पहले वह कहती है कि वह उम्मीद कर रही थी कि वह उसकी मदद करेगा, लेकिन चूंकि उसका ओपोनेंट इतना पावरफुल है, यह बहुत अच्छा होगा अगर वह कम से कम उसे थोड़ा थका सके। यह सुनकर वह सोचने लगता है कि क्या उसका ओपोनेंट वास्तव में उतना मजबूत है जितना वह उसे बताती है। आखिरकार पहले राउंड का लास्ट मैच शुरू होने वाला है और हमारा लड़का रिंग में प्रवेश करता है तो क्राउड जोर से चीयर करती है। वह सोचता है कि यह एक वार्म वेलकम जैसा महसूस होता है, लेकिन रियलिटी में वे चीयर्स कंटेस्टेंट ली के लिए हैं जो एवेंजर्स के एक ड्रॉप आउट की तरह एंट्रेंस करता है। अनाउंसर कहता है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि लास्ट मैच में लेचे शामिल होगा। वह सिर्फ 12 साल की उम्र में एक ऑरेकल बन गया और सिर्फ 4 साल में वह लेवल 4 ऑरेकल में एडवांस्ड हो गया। उसे गिल्ड इनविटेशन के साथ एक नेशनल सर्टिफिकेट भी मिला है। अगर कोई उसे इस न्यू ईरा का सबसे अच्छा फाइटर कहे तो गलत नहीं होगा। उसे रिंग में प्रवेश करते देख क्राउड पूरी तरह से वाइल्ड हो जाती है और उसके लिए चीयर करना शुरू कर देती है। क्लास रेप चिंतित हो जाती है क्योंकि एक भी व्यक्ति हमारे लड़के के लिए चीयर नहीं कर रहा है। क्राउड में एक रैंडम गाय उसे बताता है कि ली के इतने फैंस हैं क्योंकि वह स्ट्रांग और हैंडसम दोनों हैं। इसके विपरीत उसका ओपोनेंट सिर्फ एक बैड टेम्पर वाले रैंडम गाय जैसा दिखता है। उसे यह कहते हुए सुनकर वह जवाब देती है कि वह जो का सपोर्ट कर रही है क्योंकि वह वास्तव में एक काइंड और जेंटल बॉय है। उसके बाद वे दोनों आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं और उनके आसपास के सभी लोग सोचने लगते हैं कि वास्तव में क्या चल रहा है। हर कोई यह देखने के लिए एक्साइटेड है कि जीनियस इस मैच में कैसा परफॉर्म करेगा और क्या वह अनडिफीटेड लियोन ग्वांग एकेडमी को भी हरा सकता है। अनाउंसर कहता है कि मैच अब शुरू होगा, लेकिन लिलियन उसे बीच में रोककर पूछती है कि क्या वह फाइटर्स में से एक का इंट्रोड्यूस करना भूल गया। वह जल्दी से अपोलोजाइज करता है और स्वीकार करता है कि वह सभी एक्साइटमेंट में भूल गया। उसके बाद वह जो को लेडी ऑरेकल एकेडमी के स्टार के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और यह पहली बार है कि उसकी एकेडमी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा उसके बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। यह उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या स्कूल को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कम से कम उसके लिए एक टेक्निक खरीदनी चाहिए थी। क्राउड उसके बारे में बुरा बोलना शुरू कर देती है और सोचती है कि उसके जैसा कोई जीनियस के खिलाफ कभी कैसे लड़ सकता है। बैंडाना गाय जोर से हंसता है और जोर से क्लास रेप को ताना मारता है। इस बीच प्रिंसिपल से कहते हैं कि यह बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उन्हें अपने एकेडमी के राइजिंग स्टार का सामना अपने पहले ही साल में करना पड़ा, लेकिन उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह सब जल्दी खत्म हो जाएगा। वोंग हू से कहते हैं कि सभी को कहीं न कहीं से शुरुआत करनी होती है, इसीलिए उसे इग्नोर करने और काम रहने की जरूरत है। रिंग के अंदर लीले उसे बताता है कि उसे उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि अपने पहले टूर्नामेंट में उसे उसका सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रो उसे फाइट पर पूरा ध्यान देने के लिए कहता है। अचानक उसकी ओर डैशेस करता है और ठीक उसके बगल में पहुंच जाता है। वह कहता है कि वह इस मैच को अपनी कुल पावर का केवल 10% यूज करके शुरू करेगा क्योंकि भले ही वह अपनी पहली फाइट हार जाए, फिर भी वह कम से कम थोड़ा डिसेंट दिख सकता है। लिले सोचता है कि वह बहुत नाइस होने का एक्ट कर रहा है, लेकिन वह अनॉयड है क्योंकि उसने उसे एक बार पहले ही नॉर्मली लड़ने के लिए कह दिया है। तभी अनाउंसर कहता है कि जीनियस अपना एंथुसियाज्म रोक नहीं सकता और घोषणा करता है कि पहले राउंड का फाइनल मैच अब आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। इसके साथ ली हमारे लड़के पर अटैक करने के लिए अपनी स्पीड का उपयोग करता है और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ऐसा लगता है जैसे उसने अपने कई कॉपीज बनाने के लिए शैडो क्लोन जूत्सु का उपयोग किया है। इसके ऊपर वे सभी ठीक उसी समय अटैक करते हैं। हर कंटेस्टेंट देख रहा है कि जीनियस को हराना बेहद मुश्किल होने वाला है
और प्रिंसिपल यू सोचते हैं कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। जीनियस सोचता है कि हमारा लड़का हिल नहीं रहा है क्योंकि वह उसे देख नहीं सकता है और उसका मानना है कि केवल वोंग ही उसे मुश्किल दे सकता है। यह सोचते हुए कि यह आखिरकार अंत है, वह अंतिम ब्लो डील करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वह करीब आता है तो जो उससे पूछता है कि क्या वह डॉज नहीं करेगा इससे पहले कि वह जंगलीपन से उसके चेहरे पर पंच मारता है। ये देखकर हर कोई शॉक्ड है कि यह कैसे हो सकता है। हमारे लड़के ने वास्तव में ले के अटैक का काउंटर किया और एक पल में एक पंच मारा। जीनियस आमतौर पर अपनी स्पीड से किसी भी अटैक को डॉज कर सकता है, लेकिन अब मुख्य सवाल यह है कि क्या वह सिर्फ केयरलेस था या क्या वह वास्तव में डॉज करने में फेल रहा। क्राउड में हर कोई यह सोचना शुरू कर देता है कि हमारे लड़के ने किसी प्रकार के हैक का उपयोग किया है, क्योंकि कोई और कभी भी जीनियस को हिट नहीं कर सकता। यह देखकर वह सोचता है कि क्या उसने कोई हिडन रूल तोड़ा है कि कौन पहला हिट मार सकता है। वोंग प्रिंसिपल से कहते हैं कि उनके स्टूडेंट में स्पष्ट रूप से कुछ इंप्रेसिव स्किल है। प्रिंसिपल यू कहते हैं कि वह चीटिंग कर रहा होगा क्योंकि लेई से तेज कोई नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल जवाब देते हैं कि अगर वे चीटिंग कर रहे होते तो हायर अप्स उन्हें पहले ही पकड़ लेते। प्रिंसिपल ली उसे चुप रहने के लिए कहते हैं क्योंकि वह वाइनिंग और यैपिंग के साथ एक बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। वह सुझाव देते हैं कि उन्हें शांति से मैच देखना चाहिए क्योंकि यह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसी पल पिकाचू भी चिल्लाता है, इंसिस्टिंग कि वह अभी खत्म नहीं हुआ है। वह स्वीकार करता है कि उसने पहले जो को सीरियसली नहीं लिया था और अब पूरी कोशिश करने की कसम खाता है। लाइटनिंग उसके चारों ओर कॉइल्स करती है। जैसे ही वह एक और स्ट्राइक चार्ज करता है, चिल्लाता है कि उसकी पावर्स मुश्किल से कंट्रोल में हैं। ली और भी बोल्ट समन करना जारी रखता है, लेकिन हमारा लड़का काल्म खड़ा रहता है, पलक भी नहीं झपकाता। उसे लगभग अम्यूजिंग लगता है कि ले के अंदर इतनी स्टार एनर्जी पैक्ड है। अचानक येलो लाइटनिंग की एक फ्लैश जो के पास से गुजरती है, जिससे वह सरप्राइज हो जाता है। वह बंदा बैरियर के खिलाफ डिफ्लेक्ट होता है और एक हाइपर एक्टिव पिनबॉल की तरह अरीना के चारों ओर बाउंसेस करता है, हर स्ट्राइक के साथ स्पीड गेन करता है। अनाउंसर चिल्लाता है कि ली अपना ट्रम्प कार्ड अनलीश करने वाला है। जबकि लिलियन बेकार फिलर्स जोड़ती रहती है, ली मुस्कुराता है, कन्विंस्ड है कि उसने पहले ही विन सिक्योर कर लिया है और एक सुपर चार्ज्ड किक देने के लिए ऊपर से डाइव लगाता है। हमारा लड़का डॉज या डिफेंड करने की जहमत नहीं उठाता। इसके बजाय वह काल्मली ले के चेहरे पर एक सिंगल पंच मारता है। उसकी चार्ज की संयुक्त मोमेंटम ली को अरीना फ्लोर पर अनकंट्रोलेबली क्रैश करने के लिए भेजती है। जो उसे चिल्लाकर कहता है कि जब उसके पास विक्ट्री का मौका था तो उसे पहले अटैक करना चाहिए था। अनाउंसर फिर घोषणा करता है कि पिकाचू फिर से नीचे है। इस बार स्टोन रेड हो जाता है, कंफर्मिंग करता है कि पोकेमॉन बैटल करने में अनेबल है। जबकि अनाउंसर जो की विक्ट्री सेलिब्रेट करता है, वह संक्षेप में सोचता है कि क्या ले ठीक हो जाएगा। हालांकि स्टोन को किसी भी फेटल चीज को रोकना चाहिए था। क्राउड इरप्ट्स हो जाती है। मैच कितनी तेजी से समाप्त हुआ इस पर स्टन्ड हो जाती है। लेके हारने के बाद चिन दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए प्रवेश करती है और बिना पसीना बहाए विन सिक्योर कर लेती है। अगला वोंग है, जो बिना पसीना बहाए अपने ओपोनेंट को आसानी से कुचल देता है। क्राउड को बीस्ट की स्ट्रेंथ अनस्टॉपेबल लगती है। फिर भी अधिकांश आंखें जो की ओर वापस जाती हैं। वह मेसी हेयर किड फिर उन्हें एक डेथ स्टेयर देता है जो पूरे सेक्शन को डर से फ्रीज कर देता है। चौथे मैच में एक और ओरेकल स्कूल से रैन हमारे लड़के का सामना करता है और एक भयंकर फाइट करता है। हालांकि जो वेटरन लाइक प्रेसिजन के साथ हर स्ट्राइक को डॉज करता है। वह रैन के सिर पर एक हल्के पंच से फाइट खत्म करता है, जिससे वह जमीन पर क्रैश हो जाता है। ऊपर से देखते हुए ऑफिशियल्स कमेंट करते हैं कि हमारे लड़के ने अभी तक किसी भी कॉम्बैट टेक्निक का उपयोग नहीं किया है, केवल रॉ एनर्जी कंट्रोल पर भरोसा कर रहा है। उनमें से एक सोचता है कि वह अपना असली लेवल छुपा रहा होगा या इससे भी बदतर ड्रग्स का उपयोग कर रहा होगा, जो टूर्नामेंट रूल्स का एक गंभीर वायलेशन होगा। एरेना में वापस अनाउंसर सेमीफाइनल को हाइप करना। अगले दिन प्रिंसिपल उसे एक तरफ खींचता है और एडमिट करता है कि जीत दिलाने के लिए वह उसका बहुत बड़ा फेवर ओ करता है। अपनी बात का पक्का वह जो को ब्लैक क्रिस्टल सौंपता है, जिसे देखकर डीमन सुपर एक्साइटेड हो जाता है। फिर भी प्रिंसिपल उसे वार्न करता है कि अब बड़े एकेडमी उसे बुलाने आएंगे और उसे याद दिलाता है कि वह यह न भूले कि वह कहाँ से आया है। उनकी बातचीत के बाद हमारा हीरो ऑफिस से बाहर कदम रखता है, लेकिन तुरंत ही अपने फ्रेंड से टकरा जाता है। समर ब्रेक होने के बावजूद वे अपने हाथों में पेपर्स लिए खुशी से उसका ग्रीट करते हैं।
शेन उसके चारों ओर एक आर्म डालता है और एक्सप्लेन करता है कि हर टॉप एकेडमी ने उन्हें अर्ली एडमिशन लेटर्स भेजे हैं और वे सभी एक्सेप्टेड हो गए हैं। हमारा लड़का उन्हें एक एक करके कंग्रेचुलेट करता है, लेकिन वे इंसिस्ट करते हैं कि असली क्रेडिट उसे जाता है। फिर शेन सीरियस हो जाता है और बोल्डली डिक्लेयर करता है कि साथ मिलकर वे फ्यूचर की सबसे बड़ी टीम बनेंगे, जिससे हमारा हीरो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। सू क्विकली एक्सप्लेन करती है कि भले ही वे डिफरेंट मीज में अटेंड करेंगे, वे फिर भी मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। जो बस मुस्कुराता है, कहता है कि वह इसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड है क्योंकि अन्यथा वह बोर्ड हो जाएगा। जैसे ही वे चलते हैं, वह ऐड करता है कि जब उसे मजबूत बनने के लिए ट्रेन करना होगा तो उसे निश्चित रूप से उनकी हेल्प की जरूरत होगी। अचानक एक और फिगर कॉर्नर से बाहर निकलता है, जिससे वे सब ऑफ गार्ड हो जाते हैं। क्लास रेप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ सीधे उनकी ओर देखती है और पूछती है कि क्या वह भी गैंग में ज्वाइन हो सकती है, क्योंकि वह भी उनके साथ मजबूत होना चाहती है। एलीट क्लासरूम में कदम रखते ही क्लास रेप स्टेयर आइड हो जाती है। वह हमारे हीरो को उसकी हेल्प के लिए थैंक करती है, लेकिन वह इसे ब्रश ऑफ कर देता है, कहता है कि यह प्रिंसिपल था। फिर ल्यू भी प्रिंसिपल को थैंक करती है, जो रिप्लाई करता है कि उसे हेल्प करके खुशी हुई। वह ऐड करता है कि वह इन फैसिलिटीज को फ्यूचर में और बहुत से चेंजेस के साथ सभी के लिए अवेलेबल करने की प्लान बना रहा है। कंपटीशन जीतने के बाद प्रिंसिपल के पास अंततः वह फंड है जिससे वह जो चाहता है वह कर सकता है, यह सब उसके स्टूडेंट्स की थैंक्स से। फिर वह सबके एफर्ट की प्रेज करता है, जबकि गैंग जोक करती है कि ये सारे चेंजेस उनके जाने के ठीक बाद हो रहे हैं। सू क्लास रैप से पूछती है कि वह वेकेशन टाइम होने और कोई कंपटीशन न होने पर भी इतनी हार्ड ट्रेन क्यों कर रही है। वह अपनी बैक स्टोरी शेयर करती है, एडमिट करती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अच्छी है, लेकिन सभी को इतनी हार्ड वर्क करते देखकर वह फायर्ड अप हो गई। वह कंटिन्यू करती है कि वह एक स्पेशल कल्चरल स्टूडेंट के रूप में अप्लाई करना चाहती है, जिसकी डेडलाइन अभी भी 1 महीने की है, जिससे पिंक हेयर्ड गर्ल रोने लगती है। फिर सू क्लास रेप का हाथ पड़ती है और वादा करती है कि वह हर तरह से हेल्प करेगी। शिंजो से पूछता है कि वह क्या करने की प्लान बना रहा है और क्या उसने अभी तक कोई स्कूल डिसाइड किया है। वह रिवील करता है कि उसे अभी तक कोई लेटर नहीं मिला है, जिससे सभी ऑफ गार्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी को 5 मेजर एमीज से तुरंत मिल गए थे। प्रिंसिपल अपना गला साफ करता है और हमारे हीरो को बुलाता है, कहता है कि उसे कुछ बताना है। वह उसे एक रेड एनवेलोप सौंपता है और एक्सप्लेन करता है कि यह अभी अभी आया है। शन साइन रिलीफ करता है, कहता है कि वह जानता था कि हमारे लड़के को ड्यूप नहीं किया जा सकता था। जो लेटर को ध्यान से पढ़ता है और जोर से कहता है कि यह डॉन एकेडमी से है। नाम सुनकर हर कोई शॉक्ड हो जाता है और ब्लॉन्ड चिल्लाता है कि यह वह एकेडमी है जो चेन के टॉप पर बैठी है। हमारा लड़का उसे एक्सप्लेन करने को कहता है तो वह स्टोरी मोड में चला जाता है। वह एक्सप्लेन करता है कि अथॉरिटी और स्ट्रेंथ के सिंबल के रूप में 5 मेजर मीज हैं। हालांकि एक इन सबसे ऊपर है डॉन एकेडमी, जिसके पास किसी भी स्टूडेंट को पोच करने का अथॉरिटी है। जो फिर पूछता है कि 5 के बजाय 6 एमीज क्यों नहीं है। प्रिंसिपल रिप्लाई करता है कि उस एकेडमी के ट्रू वैल्यू को मेजर नहीं किया जा सकता है और वे सभी रिफ्ट का मुकाबला करने के लिए बनाए गए थे। वह सीरियस हो जाता है क्योंकि वह कहता है कि इन्फॉर्मेशन स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन फिर भी उन्हें बताने के लिए अग्री हो जाता है। आप देखिए, रिफ्ट ओवर पावर्ड मॉन्स्टर्स से भरा एक और डायमेंशन है। अगर वे रियल वर्ल्ड में एस्केप करने में मैनेज हो जाते हैं तो बहुत बड़ा केओस हो जाएगा। इसीलिए जब भी ये पोर्टल्स अपीयर होते हैं, उन मॉन्स्टर्स को इरेडिकेट करने के लिए एनवॉयज को अंदर भेजा जाता है। हालांकि एक रिफ्ट क्लियर करना एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल है, रिस्क बहुत अधिक है। वह आदमी रिवील करता है कि वह कभी एक रिफ्ट क्लियरिंग स्क्वाड का पार्ट था। हालांकि पूरी टीम को केओस में डालने के लिए केवल एक की मेंबर की डेथ हुई और इसे अंततः डिसबैंड कर दिया गया। भले ही अन्य एमआईज में भी स्टूडेंट्स को रिफ्ट्स क्लियर करने की रिक्वायरमेंट होती है, डॉन बस बिल्ड डिफरेंट है, इसलिए वह उसे केयरफुली थिंक करने की वार्न करता है। प्रिंसिपल जो को रिअश्योर करता है कि अन्य एमआईज में एंटर होने के लिए अभी भी उसके लिए ओपन है और उसे अपनी लाइफ रिस्क नहीं करनी चाहिए। हालांकि वह पहले ही अपना माइंड बना चुका है और कहता है कि वह डॉन ज्वाइन करेगा। वह बड़ा आदमी मुस्कुराता है जैसे उसे पहले से ही आंसर पता था और कमेंट करता है कि वह निश्चित रूप से न्यू हाइट्स तक पहुंचेगा। शेन उसके चारों ओर अपनी आर्म डालता है और कहता है कि वे साथ में मजबूत होंगे, इसलिए रिफ्ट उन सभी के लिए पीस ऑफ केक होगा। ब्लॉन्ड फिर नोटिस करता है कि डेडलाइन केवल 10 डेज दूर है, जबकि नॉर्मली ये लगभग हाफ ईयर तक चलता है, जिससे हमारा हीरो स्वेट करने लगता है। हमारा हीरो उन्हें बताता है कि उसे प्रिपेयर करना है और वह क्लास रेप ट्रेन नहीं कर सकता, लेकिन गैंग उसे रिअश्योर करती है कि वे मैनेज कर लेंगे। अपने अपार्टमेंट में लौटकर वह सब कुछ की एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करता है।
तभी डीमन बुक अपीयर होती है और क्रिस्टल को अपने सामने फ्लोट कराती है। एक आर्म एक्सटेंड करके यह क्रिस्टल को छूती है और उससे कुछ अब्जॉर्ब कर लेती है। ब्लैक क्रिस्टल जमीन पर गिरकर शैटर हो जाता है, जिससे हमारे हीरो को लगभग हार्ट अटैक आ जाता है। शू हार्ट ब्रोकन है और वाइन करता है कि वह क्रिस्टल को मनी के बदले एक्सचेंज करना चाहता था। गोल्डफिंगर उसे कहता है कि इसे जाने दे क्योंकि अब यह यूजलेस है, और इसके बजाय पूछता है कि स्कूल विजिट कैसा रहा। वह रिवील करता है कि उसे डॉन एकेडमी में एक्सेप्टेड कर लिया गया है, जो मनी अर्न करने और मजबूत होने के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। एकमात्र प्रॉब्लम यह है कि उसे रिफ्ट्स रेड करना होगा। डीमन बुक उसे बताती है कि रिफ्ट्स डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टार एनर्जी वहीं से ओरिजिनेट होती है। हमारा हीरो फिर टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि क्या कोई रिवॉर्ड है, क्योंकि उसकी एक विश पहले ही फुलफिल्ड हो चुकी है। गोल्डफिंगर थोड़ा एंग्री हो जाता है कि उसके साथ एक विशिंग वेल जैसा ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन हेल्प करने के लिए अग्री हो जाता है क्योंकि रिफ्ट्स उसकी अपनी विशेस से टाइड हैं। वह जो से एंड्योर करने को कहता है और उसकी ओर डार्क एनर्जी रिलीज करता है। हमारा हीरो डार्क ऑरा अब्जॉर्ब करता है और सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने एबिलिटी डिवाइन क्रिएशन अनलॉक कर ली है। पावर उसके पूरे बॉडी को रीशेप करती है क्योंकि वह पेन को बेयर करता है और लेवल 6 तक पहुंच जाता है। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारा लड़का पूछता है कि अभी क्या हुआ। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अब उसके पास अपनी एनर्जी यूज करके कुछ भी क्रिएट करने की पावर है। गोल्डफिंगर रिवील करता है कि यह एबिलिटी कभी उसके पुराने फ्रेंड साटो की थी और यह सचमुच कुछ भी क्रिएट कर सकती है। पहले के रिवॉर्ड्स इस रिवॉर्ड की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह वंडर करता है कि क्या यह लेवल अप करने का सिर्फ कोई फैंसी वे है, लेकिन गोल्डफिंगर उसे डांटता है, कहता है कि लेवल्स ही सब कुछ नहीं है। डीमन एक्सप्लेन करता है कि लेवल्स केवल किसी के बेसिक फिजिक को अफेक्ट करते हैं। डैंक में पहली अवेकनिंग ही किसी व्यक्ति के फ्यूचर को ट्रूली डिटरमिन करती है, इसीलिए उसने जो को यह स्किल दी ताकि कंप्लीटली यूजलेस कुछ अवेकन होने से बचा जा सके। तभी उसे हिट करता है कि चिन के पास भी एक एबिलिटी टाइप अवेकनिंग थी और नॉर्मल कॉम्बैट स्किल्स इसकी तुलना में पेल पड़ते हैं। फिर वह पूरी तरह से रियलाइज करता है कि एक रिफ्ट एंटर करने के लिए ब्रूट स्ट्रेंथ से कहीं अधिक की जरूरत होती है। गोल्डफिंगर उसे बताता है कि स्किल की पावर इंटायरली यूजर के माइंडसेट पर डिपेंड करती है और उसे अर्ज करता है कि वह इसे ऑलरेडी टेस्ट आउट करे। चू नोट करता है कि रिमॉडलिंग के बाद वह अब स्टार एनर्जी अब्जॉर्ब होते हुए फील नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सिस्टम पैनल भी अब एक वीडियो गेम इंटरफेस जैसा दिखता है। अपने स्टैट्स को देखते हुए वह वंडर करता है कि क्या कोई शॉप फीचर है, लेकिन उसे डिसअपॉइंटमेंट होती है। वह लॉक्ड है। जब तक वह लेवल अप नहीं करता तब तक कई अन्य फंक्शंस भी लॉक्ड हैं। फिर वह लेवल अप स्क्रीन चेक करता है जो उसे कई साइड मिशंस देता है, लेकिन उसके पास स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त सोल पॉइंट्स नहीं हैं। गोल्डफिंगर पूछता है कि उसे इतनी देर क्यों लग रही है और जो एक्सप्लेन करता है कि उसे लेवल अप करने के लिए रिफ्ट एंटर करना होगा, लेकिन वह अभी इतना मजबूत नहीं है। डीमन बुक कंप्लेन करना स्टार्ट करती है कि हमारा हीरो काफी यूजलेस साबित हो रहा है। तभी जो के सामने एक नया सिस्टम पैनल पॉपअप होता है, अनाउंस करता है कि एक और विश अभी अभी कंप्लीटेड हुई है। उसका बॉडी ग्लो करना बिगिन करता है क्योंकि उसे एक न्यू रिवॉर्ड मेज आर्मर रिसीव होता है। इक्विपमेंट यूनिक ग्रेड का है और अटैक्स ब्लॉक करने के लिए उसके बॉडी के चारों ओर आर्मर समन कर सकता है। वह थ्रिल्ड है क्योंकि यह न केवल उसकी डिफेंस बूस्ट करता है बल्कि स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। गोल्डफिंगर थोड़ा टीयर अप होता है, कहता है कि उसने अपनी सारी स्टोर्ड पावर यूज अप कर ली है, लेकिन जो से कहता है कि अब से अपना बेस्ट करे। अगले दिन प्रिंसिपल उससे पूछता है कि वह इतनी जल्दी क्यों जा रहा है। जो एक्सप्लेन करता है कि भले ही यह केवल एक दिन की जर्नी है, वह अहेड ऑफ टाइम अराइव होना चाहता है। फिर वह प्रिंसिपल को एक नोट सौंपता है। उससे कहता है कि इसे हॉस्पिटल में उसकी सिस्टर को दे दें और उस पर आई रखे। वह आदमी कहता है कि हमारे हीरो को यह खुद करना चाहिए, लेकिन वह एक्सप्लेन करता है कि सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है और वह उससे अभी नहीं मिल सकता। फर्दर प्राई न करते हुए प्रिंसिपल टॉपिक असाइड ब्रश करता है और ऐसा करने के लिए अग्री हो जाता है, जबकि हर कोई जो को उसकी जर्नी के लिए विश करता है। इसके साथ वह उन्हें गुड बाय वेव करता है और अपनी डेस्टिनेशन के लिए सेट ऑफ होता है। एयरपोर्ट पर रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि वह शहर के मिड लेवल एरिया के लिए वीजा और एक फ्लाइट टिकट क्यों चाहता है। हमारा लड़का रिप्लाई करता है कि उसे एडमिशन मिला है, जिसे वह ऑड पाती है क्योंकि अभी भी समर वेकेशन है। वह प्रूफ मांगती है और वह उसे डॉन एकेडमी का कार्ड सौंपता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि यह क्या है, ये सोचते हुए कि उसने अपने पूरे करियर में कभी ऐसा नहीं देखा है। फिर वह डिसबिलीफ में उसे घूरती है, जबकि वह बस कंफ्यूज्ड दिखता है। वह पूछता है कि क्या उसे एडमिशन लेटर की भी जरूरत है,
लेकिन वह जल्दी से अपोलोजाइज करती है और कहती है कि कार्ड ही काफ़ी है। वह सरप्राइज्ड है कि उसे टिकट की भी ज़रूरत नहीं है और वह एक्सप्लेन करती है कि उसके स्टेटस वाले किसी व्यक्ति को केवल रिटर्न फ्लाइट के लिए एक की ज़रूरत होती है। कुछ समय बाद जो अपनी फर्स्ट क्लास सीट में लाउंज कर रहा है, वंडर कर रहा है कि क्या यह भी डॉन के प्रिविलेजेस में से एक है। विंडो से बाहर देखते हुए वह होप करता है कि डॉन एकेडमी उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरे और बाकी फ्लाइट एंजॉय करता है।